अध्याय 133, अध्याय 133, अध्याय 126, मुजिक्सुआन की आंतरिक चिंताएं। अध्याय 133, अध्याय 126, मुजिक्सुआन की आंतरिक चिंताएं। अनुवादक 54,96,90,339। जब सभी लोग राजकुमार के महल में प्रवेश कर चुके थे, तब लू चेन भी मुड़कर महल में प्रवेश कर गया। राजकुमार के महल में वापस आते ही मुजिक्सुआन ने तुरंत बच्चे को दाई के हवाले कर दिया और खुद नहाने चली गई। ऐसा लगता था कि राजकुमार के महल की सभी महिलाओं के बीच एक मौन सहमति थी, क्योंकि लौटते ही सबसे पहले वे स्नान ही करती थीं। जब लू चेन मुजिक्सुआन के कमरे में पहुंचा, तब तक वह अपने बाल संवार रही थी। लू चेन को अंदर आते देख मुजिक्सुआन झट से उठ खड़ी हुई और उसे प्रणाम करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, लू चेन ने उसे गले लगा लिया। मुजिक्सुआन का कोमल शरीर लू चेन की चौड़ी छाती से कसकर चिपक गया। पल भर में एक पुरुष की गंध उसकी नाक से होकर उसके दिमाग में प्रवेश कर गई, जिससे वह अचंभित हो गई और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। शर्म से लाल होते हुए मुजिक्सुआन ने कहा, राजकुमार, मेरे बाल अभी तक नहीं बने हैं। लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मुजिक्सुआन की कोमल पीठ को धीरे से सहलाया और फिर उसे गले लगाकर बिस्तर की ओर चल पड़ा और चलते हुए कहा, कोई बात नहीं, बाद में तो वैसे भी सब गड़बड़ हो जाएगा। लू चेन ने लंबे समय से अपनी पत्नियां के साथ ड्रैगन और फीनिक्स यिन यान कौशल का अभ्यास करने की योजना बनाई थी। उनकी कई पत्नियां साधारण लोग थीं, जिनकी जीवन अवधि अधिकतम लगभग 100 वर्ष थी। लू चेन वास्तव में वह दिन नहीं देखना चाहता था जब वे बूढ़े होकर मर जाएं। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता जा रहा था, ये बहुत संभव था कि उसकी पत्नियां और बच्चे उससे पहले ही मर जाएं। इसलिए लू चेन ने अपनी पत्नियों को भी साधना शुरू करने का निर्णय लिया था। ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र उन लोगों की मदद कर सकता है जिन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, ताकि वे आंतरिक शक्ति प्राप्त कर सकें और अपनी शक्ति में लगातार सुधार कर सकें। एक बार जब मुजिक्सुआन और अन्य लोग एक निश्चित स्तर की आंतरिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो वह उनके अभ्यास के लिए उपयुक्त साधना तकनीकें खोजेंगे। वे कितने साल जीवित रह सकते थे, ये तो भाग्य पर निर्भर था, लेकिन लू चेन उन्हें कुछ और साल जीने देने की पूरी कोशिश करेगा। मुजिक्सुआन के साथ बिस्तर पर पहुंचने के बाद लू चेन ने पहले उसके साथ मुख्य कार्य निपटाया और फिर जब लगभग समय हो गया तो उसने ड्रैगन फीनिक्स यिन यान कौशल का उपयोग किया। हालांकि मुजिक्सुआन एक साधारण व्यक्ति थी, लेकिन जब उसने अपने भीतर आंतरिक शक्ति का उदय महसूस किया तो उसे एहसास हुआ कि लू चेन उसके शरीर को रूपांतरित कर रहा है और उसने उसके साथ और भी अधिक सहयोग किया। मेजबान ने मुजिक्सुआन के साथ भावनात्मक संबंध विकसित किए हैं। क्यूई शोधन मंत्र का अनुभव मूल्य 20 बढ़ गया है। कायाकल्प कौशल का अनुभव मूल्य 20 बढ़ गया है। ड्रैगन और फीनिक्स यिन यान कौशल का अनुभव मूल्य 30.1 बढ़ गया है। इस दौरान राजकुमार के महल के अंदर चू किंगली के लिए आवास की व्यवस्था करने के बाद चू युकिन उसे भीतरी प्रांगण में गश्त पर ले गई। चूंकि चू किंगली को भविष्य में भीतरी प्रांगण की रक्षक प्रमुख बनना था, इसलिए उसे राजकुमार के महल के भीतरी प्रांगण के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित होना आवश्यक था। जब चू युकिन चू किंगली को मुजिक्सुआन के आंगन में लेकर आए, तो चू युकिन ने चू किंगली से कहा, किंगली, इस आंगन में 3 कमरे हैं। बीच वाला कमरा राजकुमारी का है, जहां चेन रभी रात को सोती है। बगल वाले कमरे में चू युकिन ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसे कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। राजकुमार के महल में अक्सर रहने के कारण वह उन आवाजों का मतलब बखूबी जानती थी। उस क्षण चू युकिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चू किंगली ने भी स्वाभाविक रूप से वह आवाज सुनी। चू परिवार के गंदे काम, खासकर पुरुषों की हत्या करने वाली एक हत्यारी होने के नाते वह समझती थी कि उस आवाज का क्या मतलब है, भले ही वह अभी भी कुंवारी थी। चू किंगली ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, वह सचमुच एक कामुक आदमी है। राजकुमारी अभी अभी यात्रा से थककर यान काउंटी लौटी ही थी कि उस लंपट व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि बाहर फैली अफवाहें बिल्कुल सच थीं। एकमात्र गलती यह थी कि उत्तरी राजकुमार कामुक होने के बावजूद कुछ क्षमताओं से लैस था। वह पूरी तरह से कमजोर नहीं था। यदि वह कमजोर होता तो यान काउंटी की रक्षा नहीं की जा सकती थी और न ही वह 50,000 भारी घुड़सवारों की सेना का नेतृत्व कर सकता था। लेकिन लू चेन के पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि वह एक कामुक व्यक्ति था। चू किंगली को चिंता थी कि अगर चू युकिन महल में रही तो शायद एक दिन वह भी पकड़ी जाएगी और उसे उत्तरी राजकुमार के बिस्तर पर ले जाया जाएगा। चू युकिन की बहन होने के नाते वह कभी भी ऐसा होने नहीं देगी। वह अपनी बहन को खतरे से बचाने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अब असहज महसूस करते हुए चू युकिन ने कहा, चलो कहीं और चलते हैं। मुजिक्सुआन के कमरे से आने वाली आवाजें तेज होती गईं और वहां छिपकर सुनना अनुचित लग रहा था। फिर चू युकिन चू किंगली को दूसरी जगह ले गया। यह अनिश्चित था कि कितना समय बीत चुका था। मुजिक्सुआन लू चेन को कपड़े पहनाने के लिए उठी। उनका इरादा लू चेन को पूरे दिन अपने पास रखने का नहीं था। आखिर लू चेन को और भी महिलाओं की देखभाल करनी थी। इसके अलावा अगर लू चेन सचमुच पूरे दिन उसके साथ रहता तो उसे संदेह था कि उसका शरीर इसे सहन कर पाएगा या नहीं। इस समय मुजिक्सुआन ने कहा, राजकुमार, मुझे अभी अभी अपने शरीर में एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस हुआ।
क्या आप मुझे फिर से आंतरिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं? एक जनरल की बेटी होने के नाते मुझे सुआन को अभ्यास किए बिना भी आंतरिक शक्ति के बारे में कुछ जानकारी थी। लू चेन ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने एक विशेष साधना तकनीक विकसित की है जो हमें कुछ काम करते हुए एक साथ इसका अभ्यास करने की अनुमति देती है। मुझे सुआन की ओर सिर घुमाकर देखते हुए उन्होंने उसके सुंदर गालों को सहलाते हुए कहा, मेरी प्रियतमा, तुम, यू और शियाजियाओ तीनों साधारण लोग हो। अगर तुम तीनों साधना नहीं करोगी तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल ही जी पाओगी। मैं तुम्हें अपने से पहले मरते हुए नहीं देखना चाहता। ये सुनकर मुझे सुआन का दिल कांप उठा। उसने इस मुद्दे के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। अब इस बारे में सोचें तो आम लोग ज्यादा से ज्यादा 100 साल जीते हैं, जबकि ग्रैंडमास्टर और स्वर्गीय मानव जगत के देवदूतों की आयु कम से कम कई 100 साल होती है। अध्याय 134, अध्याय 134, अध्याय 126। मुझे सुआन की आंतरिक चिंताएं _3, अध्याय 134, अध्याय 126। मुझे सुआन की आंतरिक चिंताएं _3। अनुवादक 54,96,90,339। यानी जब लू चेन अपनी जवानी के चरम पर था तब तक वे तीनों बूढ़े और सफेद बालों वाले हो चुके होते। ये सोचकर कि उनके बूढ़े हो जाने पर लू चेन की उनमें रुचि खत्म हो सकती है, मुझे सुआन का दिल अत्यधिक चिंता से भर गया। वह हमेशा से लू चेन के कोमल स्नेह में डूबी रहती थी। यह मानती थी कि उसने एक अच्छे राजकुमार से विवाह किया है और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। अब उसे एहसास हुआ कि भले ही लू चेन इस समय उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब बुढ़ापे के कारण वह उनसे घृणा करने लगे। भले ही लू चेन उन्हें तुच्छ न समझता हो, लेकिन लू चेन की युवा ऊर्जा के सामने उनके सफेद बाल और वृद्धावस्था का दिखना कष्टदायक था और वे उसकी सेवा जारी रखने में असमर्थ होंगे, जिससे निस्संदेह उनके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होंगे। होश में आने पर मुझे सुआन ने कहा, राजकुमार, मैं आपकी बात समझ गई। मैं कल से मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू कर दूंगी। ये सुनकर लू चेन मुस्कुराया और फिर मुझे सुआन के बालों को सहलाते हुए बोला, मेरी प्रियतमा को जानबूझकर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अमरता का नियम सिखाऊंगा और तुम मेरे साथ साधना कर सकती हो। मुझे सुआन एक पल के लिए चौंक गया, फिर बोला, राजकुमार, अमरता का नियम यूं ही नहीं सिखाया जाना चाहिए। अगर अमर लोगों को पता चल गया कि आपने हमें यह नियम सिखाया है तो इससे आपकी अमरता प्राप्त करने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो सकती है। दुनिया की नज़र में अमरता का अवसर पवित्र था और अमरों के ज्ञान को उनकी सहमति के बिना किसी को देना एक ऐसा अपवित्र कार्य था जिससे अमरों द्वारा दंड दिया जा सकता था। मुझे सुआन को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं लू चेन को भी अमरों द्वारा दंडित न किया जाए। लू चेन ने उत्तर दिया, प्रिय, चिंता मत करो। मुझे जो अमरत्व प्राप्त हुआ है वह सामान्य लोगों से अलग है। यदि मैं तुम्हें अमरत्व का नियम सिखाऊं तो अमर लोग मुझे फटकारेंगे नहीं, बल्कि इसके विपरीत वे अमरत्व के नियम को आगे बढ़ाने के मेरे प्रयासों की सराहना करेंगे। लू चेन के ऐसा कहने पर मुझे सुआन को राहत मिली। मैं समझ गया। मैं आपके द्वारा मुझे दिए जाने वाले अमरता के नियम को बड़ी मेहनत से अवश्य सीखूंगा। इसके साथ ही मुझे सुआन ने लू चेन की बेल्ट बांध दी। उसे कपड़े पहनाने के बाद मुझे सुआन ने आगे कहा, राजकुमार, अब आपको शियाजियाओ और अन्य लोगों के पास जाना चाहिए। वे अपने कमरे में आपका इंतजार कर रहे होंगे। लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर मुझे सुआन को गले लगाया और उसे चूमते हुए कहा, मैं आज रात तुम्हारे साथ आऊंगा। मुझे सुआन के गाल लाल हो गए और उसने धीरे से हम कहा। इसके तुरंत बाद लू चेन मुड़ी और मुझे सुआन के कमरे से बाहर निकल गई। इस समय झो शियाजियाओ झो यूयू के कमरे में थी। झो यूयू एक तांबे के दर्पण के सामने बैठी थी और झो शियाजियाओ उसके पीछे थी, उसके बालों को संवारने में मदद कर रही थी। तब झो यूयू ने पूछा, बहन, क्या आपको लगता है कि राजकुमार दिन के समय हमारे यहाँ आएंगे? झो शियाजियाओ ने जवाब दिया, शायद वह ऐसा करेगा। झो यूयू ने कहा, उसे सिस्टर मू के साथ जाना चाहिए। जैसे ही झो शियाजियाओ ने यूयू के बालों को संवारा, उसने कहा, यूयू, तुम अच्छी तरह जानती हो कि राजकुमार कितने शक्तिशाली हैं। बहन मु भला राजकुमार को हर समय अपने साथ कैसे रख सकती हैं? झो शियाजियाओ की बातें सुनकर झो यूयू का कोमल शरीर अनायास ही कांपने लगा। उसे वह समय याद आया जब मुझे सुआन और झो शियाजियाओ गर्भवती थीं। उस दौरान राजकुमार प्रतिदिन उस पर स्नेह जताने आता था, जिससे उसे ऐसा महसूस होता था मानो उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा हो। जब दोनों बहनें बात कर रही थीं, तभी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खुल गया। लू चेन को अंदर आते देख दोनों बहनें झट से सीधी खड़ी हो गईं और बोलीं, हमने राजकुमार को देख लिया है। लू चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवियों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी अभी कोई मेरे बारे में बात कर रहा था? क्या तुम मेरी पीठ पीछे बातें कर रहे हो? झो शियाजियाओ ने जल्दी से कहा, राजकुमार, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। लू चेन ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और फिर झो शियाजियाओ के पास जाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत क्या हुई? तुमने मेरे पीठ पीछे एक दो बार नहीं बल्कि कई बार बात की है। लगता है अब तुम्हें अच्छी सजा मिलनी ही चाहिए। लू चेन की बातें सुनकर दोनों बहनों के चेहरे तुरंत लाल हो गए। लू चेन वास्तव में उन पर किसी बात का आरोप नहीं लगा रहा था, वह बस उन्हें दंडित करने का बहाना ढूंढ रहा था। तब झो शियाजियाओ ने कहा, मैं राजकुमार की सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ, बशर्ते राजकुमार मुझे माफ करने को तैयार हूँ। लू चेन की निगाह प्यारी और छोटी सी झो यूयू पर पड़ी, जो शर्मा गई और बोली, मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे राजकुमार के बारे में उनकी पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं राजकुमार की सजा स्वीकार करने को भी तैयार हूँ। लू चेन ने तुरंत दोनों महिलाओं को गले लगा लिया और कहा, तो अब मेरी सजा शुरू होती है।
इसके बाद दोनों महिलाएं चुप हो गईं और लू चेन की सजा को स्वीकार कर लिया। अध्याय 135, अध्याय 135, अध्याय 127, चू किंगली का भ्रम _I। अध्याय 135, अध्याय 127, चू किंगली का भ्रम _I। अनुवादक 5496903339। चू यूकिन चू किंगली के साथ उत्तरी आंगन की ओर जाने से पहले भीतरी आंगन में गश्त लगा रही थी। चलते चलते उसने कहा, किंगली चेन आखिरकार राजकुमार है, इसलिए जब तुम भविष्य में उससे मिलो तो अपना चेहरा इतना सख्त मत रखना। चू यूकिन को अब भी कुछ हद तक चिंता थी कि लू चेन के प्रति चू किंगली की तीव्र शत्रुता चू किंगली और लू चेन के बीच और अधिक संघर्ष का कारण बन सकती है। एक तो उसकी अपनी बहन थी, दूसरी उसकी अपनी चेन चू यूकिन उन दोनों के बीच किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती थी। चू किंगली ने भावहीन होकर उत्तर दिया, बहन मैं एक हत्यारा हूँ, मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ, जैसा कि आप जानती हैं। चू किंगली की प्रतिक्रिया सुनकर चू यूकिन ने आह भरी और कहा, किंगली अब जब तुमने चू परिवार छोड़ दिया है तो तुम्हारी पहचान बदल गई है और तुम्हें अपनी नई भूमिका में जल्दी से ढलना होगा। तुम अब हत्यारी नहीं हो और खुद को हत्यारी के रूप में देखना जारी नहीं रख सकती। अगर तुम हमेशा सख्त चेहरा बनाए रखोगी और सबसे दूरी बनाए रखोगी तो कौन सा आदमी तुमसे शादी करेगा? भविष्य में तुम्हारी शादी कैसे होगी? चू किंगली ने उदासीनता से उत्तर दिया, मेरी शादी करने की कोई योजना नहीं है, बहन होना ही मेरे लिए काफी है। यह चू यूकिन को समझ नहीं आ रहा था कि चू किंगली को कैसे मनाए। चू किंगली हमेशा से जिद्दी थी और एक बार किसी बात का फैसला कर लेती थी तो उसे बदलना मुश्किल था। उसे मनाना बहुत कठिन था। बातचीत करते करते वे उत्तरी आंगन में दाखिल हुए और उसी क्षण चू यूकिन ने चू किंगली से कहा, यह उत्तरी आंगन है। जो अच्छा भाई, अरे प्रिय मुझे बख्श दो। चू यूकिन ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसे एक कमरे से आवाजें सुनाई देने लगीं। चू यूकिन ने वाक्य बीच में ही रोक दिया। चू किंगली के चेहरे पर तुरंत घृणा का भाव प्रकट हो गया। ये भीतरी आंगन था। जो लोग यहाँ इस तरह की हरकतें करते थे उन्हें ज्यादा विचार विमर्श की जरूरत नहीं थी। यह आदमी अभी अभी मुजिक्सुआन के साथ था और अब वह यहाँ आ गया था। क्या वह दिन रात सिर्फ महिलाओं के बारे में ही सोचता रहता है? वह किस प्रकार का दरिंदा है? चू यूकिन ने खांसते हुए कहा, किंगली चलो पहले कहीं और देखते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू यूकिन मुड़ी और उत्तरी आंगन से बाहर चली गई। उत्तरी आंगन से निकलने के बाद चू किंगली ने पूछा, बहन उत्तरी राजकुमार एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, है ना? चू किंगली ने पहली ही नजर में लू चेन में एक मार्शल आर्टिस्ट की आभा महसूस कर ली थी। हालांकि लू चेन एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट जैसा नहीं दिखता था, लेकिन चू किंगली एक हत्यारे के रूप में कई तरह के मार्शल आर्टिस्टों से मिल चुकी थी और आसानी से बता सकती थी कि कौन मार्शल आर्टिस्ट है। चू यूकिन ने उत्तर दिया, हाँ चेन वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट है। चू किंगली ने आगे कहा, क्या मार्शल आर्टिस्टों को सांसारिक सुखों से दूर नहीं रहना चाहिए? अपने महल में इतनी सारी महिलाओं के होते हुए क्या वह अभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है? अधिकांश मार्शल आर्टिस्टों के लिए कामुक सुखों में लिप्त होने से उनकी ऊर्जा काफी हद तक कम हो सकती है और राक्षसी मार्ग का अनुसरण करने वालों को छोड़कर अधिकांश लोग संयम बरतते हैं और अक्सर ऐसे सुखों में लिप्त नहीं होते हैं। इस दुनिया में कुछ महिलाएं इसी कारण से अपने पतियों को उच्च गुणवत्ता वाले योद्धाओं की तुलना में निम्न स्तर के योद्धा होना अधिक पसंद करती हैं। योद्धा की गुणवत्ता जितनी अधिक होती है वे शारीरिक सुखों से उतना ही सख्ती से परहेज करते हैं। कई योद्धा तो एक साल ही नहीं बल्कि एक दशक तक महिलाओं को स्पर्श नहीं करते और ऐसे योद्धाओं से विवाह करना ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के समान है। चू किंगली लू चेन में कौशल के प्रबल प्रवाह को महसूस कर सकती थी। उसकी ताकत कम से कम 8वें दर्जे से ऊपर थी, जो उसे एक उच्च स्तरीय योद्धा बनाती थी। उसके जैसे उच्च कोटि के योद्धा के महल में इतनी सारी स्त्रियों का होना और उसका इतना बेलगाम दिखना चू किंगली को समझ नहीं आया। वह इतना कामुक होते हुए भी 16-17 वर्ष की आयु में 8वें दर्जे से ऊपर का योद्धा कैसे बन गया? चू किंगली के प्रश्न पर शर्माते हुए चू यूकिन ने उत्तर दिया, चेन जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करती है वह थोड़ी खास है। इसमें शारीरिक सुखों से परहेज की आवश्यकता नहीं होती है। लू चेन द्वारा अपनाए गए अमर नियम को याद करते हुए, जो न केवल भोग विलास की अनुमति देता था बल्कि महिलाओं के साथ मेलजोल से इसे और भी बढ़ावा मिल सकता था। चू यूकिन का चेहरा गर्म हो गया। बेशक वह चू किंगली को ये बात बिल्कुल नहीं बता सकती थी। कहीं ऐसा न हो कि चू किंगली सोचे कि लू चेन किसी बुरी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। चू यूकिन की बातें सुनकर चू किंगली संदेह में पड़ गई। आखिर किस तरह की मार्शल आर्ट में शारीरिक सुखों से परहेज करना जरूरी नहीं होता? क्या ये सच हो सकता है? उसने इससे पहले कभी इस तरह की मार्शल आर्ट के बारे में नहीं सुना था। ये यिन यांग संतुलन कला तो नहीं हो सकती, है ना? और कुछ पूछे बिना चू किंगली ने राजकुमार के महल की स्थिति, विशेष रूप से लू चेन की महिलाओं की हालत का बारीकी से अवलोकन करने का फैसला किया। अगर वाकई यह उस तरह की कुटिल साधना तकनीक होती तो वह लू चेन की महिलाओं में इसके लक्षण तुरंत पहचान लेती। यिन यांग संतुलन तकनीकें एक महिला के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक थीं और चूंकि लू चेन की कई पत्नियां साधारण लोग थीं, इसलिए वे ऐसी विधियों को सहन नहीं कर पाती थीं और जल्द ही बीमार पड़ जाती थीं। जब तक मुजिक्सुआन और अन्य लोगों को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता रहेगा, चू किंगली को अगले दिन इसके संकेत जरूर दिखाई देंगे। चू किंगली ने सोचा कि अगर वह इस बात की पुष्टि कर लेती है कि उत्तर का राजकुमार ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे अपनी बहन को तुरंत वहां से ले जाना होगा। वह नहीं चाहती थी कि उत्तर के राजकुमार से उसकी बहन को कोई नुकसान पहुंचे।
मेजबान ने झो शियाजियाओ के साथ एक बार भावनात्मक संबंध विकसित किए हैं। क्यूई शोधन मंत्र का अनुभव मूल्य 20 बढ़ गया है। कायाकल्प कौशल का अनुभव मूल्य 20 बढ़ गया है। ड्रैगन और फीनिक्स यिन यांग कौशल का अनुभव मूल्य 30 बढ़ गया है। मेजबान ने झो यू के साथ एक बार भावनात्मक संबंध विकसित किए हैं। क्यूई शोधन मंत्र का अनुभव मूल्य 20 बढ़ गया है। कायाकल्प कौशल का अनुभव मूल्य 20 बढ़ गया है। ड्रैगन और फीनिक्स यिन यांग कौशल का अनुभव मूल्य 30 बढ़ गया है। ड्रैगन और फीनिक्स यिन यांग कौशल दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। लू चेन अपनी बाहों में झो यू और झो शियाजियाओ को लिए हुए अपने सामने सिस्टम इंटरफेस की ओर देखा और सोचा कि अधिक अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए ऐसा लगता है कि उसे उस कुतिया को ढूंढना होगा। झो यू और झो शियाजियाओ आखिरकार साधारण लोग थे और उनकी साधारणता को देखते हुए लू चेन ने उनके साथ ज्यादा सख्ती करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह कुतिया अलग थी। लगभग आधे चरण के ग्रैंडमास्टर के रूप में लू चेन अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। लू चेन ने सिस्टम इंटरफेस पर एक नजर डाली और ड्रैगन और फीनिक्स यिन यांग स्किल पर एक सरसरी नजर डाली। ड्रैगन और फीनिक्स यिन यांग कौशल की दूसरी परत में प्रवेश करने के बाद वह अपनी पत्नियों और रखेलों में अधिक आंतरिक शक्ति का संचार करने में सक्षम हो गया, जिससे उनके स्तर को तेजी से उन्नत करने और अपनी स्वयं की साधना की गति को भी तेज करने में मदद मिली। ची रिफाइनमेंट मंत्र के साथ संयुक्त रूप से ड्रैगन और फीनिक्स यिन यांग कौशल से और भी अधिक अनुभव अंक प्राप्त होने चाहिए। ये सोचकर लू चेन ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने दाझो और शियाझो पर एक नजर डाली और ये देखकर कि वे पहले से ही बहुत थके हुए थे, लू चेन ने उन्हें और परेशान करने की योजना नहीं बनाई। उसके बाद वह धीरे धीरे उठा और एक खास कुतिया को ढूंढने की तैयारी करने लगा। लू चेन को उठते देख दोनों बहनों ने जल्दी से उसे कपड़े पहनने में मदद की। इस दौरान बेर के फूलों से लबालब भरे एक आंगन में बहुत सन्नाटा था और अंदर कोई नौकरानी नहीं थी। कमरे के अंदर एक परछाई ने अपने नीले रंग के पैरों से धीरे धीरे बाथटब में कदम रखा। कुछ देर तक टब में भीगने के बाद वह आकर्षक महिला बाहर आई और फिर अपनी कमर मटकाते हुए वापस अपने ब्यूटी काउच पर चली गई। अपनी लंबी रत्न जैसी टांगों की प्रशंसा करते हुए उस सुंदरी ने आह भरी और मन ही मन कहा, युवा राजकुमार शायद आज नहीं आएंगे। लू चेन की 3 पत्नियां और रखेलें हैं और सभी विधिवत रूप से उनसे विवाहित हैं। वांग किंगसी ने सोचा कि एक साधारण महिला दासी होने के नाते और राजकुमारी के अभी अभी राजकुमार के महल में वापस आने के कारण लू चेन स्वाभाविक रूप से राजकुमारी के साथ जाना चाहेगी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कौन कहता है कि यह राजकुमार आज नहीं आएगा? आवाज बंद होते ही लू चेन ने दरवाजा खोल दिया और देखा कि वांग किंगसी हल्के जालीदार कपड़े में सजे हुए सोफे पर आधी लेटी हुई है। वह मुस्कुराया और बोला, इस राजकुमार की दासी होकर तुम मुझे युवा राजकुमार कहने की हिम्मत कैसे करती हो? किंगसी, तुम तो बड़ी ही साहसी हो गई हो। लू चेन को आते देख वांग किंगसी न केवल उठी नहीं बल्कि उसने अपनी कोमल उंगलियों से अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाती मुस्कान के साथ बोली, राजकुमार युवा राजकुमार है या नहीं, ये तो इस तुच्छ प्राणी को नहीं पता। इसके बाद लू चेन ने दरवाजा बंद किया और सीधे उस कुतिया के सामने जाकर अपनी बांह उसकी कोमल कमर के चारों ओर लपेटकर उसके शरीर को पलट दिया। युवा राजकुमार, है ना? इस राजकुमार को लगता है कि तुम इस राजकुमार से बहुत लंबे समय से दूर रहे हो और तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। तुम्हें ठीक से अनुशासित होना चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि एक महिला गुलाम को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। उसी क्षण वांग किंगसी ने अपना सिर घुमाया। उसकी भौहें शरारत से भरी हुई थीं। जैसे ही वह और उकसाने वाली थी, उसे तुरंत एक चुंबन से चुप करा दिया गया। चू किंगली ने पूरे भीतरी आंगन में चू युकीन का पीछा किया था और उस कमरे में लौटने की योजना बनाई थी जो चू युकीन ने उसके लिए व्यवस्थित किया था। उस समय जब वह बेर के फूलों से खिले एक आंगन से गुजरी और उसने ऐसे अनोखे दृश्य को देखा तो चू किंगली अनजाने में रुक गई और कुछ पल के लिए ठहर गई। हालांकि उसी समय उसे कुछ धीमी आवाजें सुनाई दी। आंगन में प्रवेश न करने के कारण वह ठीक से यह नहीं समझ पाई कि वे आवाजें किस चीज की थीं। जिज्ञासावश चू किंगली ने आंगन में कदम रखा और ध्यान से सुनने लगी। भले भाई, ये तुच्छ व्यक्ति गलत है। तुम नन्हे राजकुमार नहीं हो, तुम महान राजकुमार हो। ये बेचारा मरने वाला है। चू किंगली का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने पहले तो सोचा कि यह किसी तरह की आवाज है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह कोई जानवर ही था जो फिर से दुष्टतापूर्ण हरकतें कर रहा था। यह आदमी वाकई में कोई काम ठीक से नहीं करता, सारा दिन महिलाओं की बाहों में बिताता है ना? चू किंगली ने उस कमरे की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा जहां से आवाजें आ रही थीं और फिर जाने के लिए मुड़ गई। चू किंगली के जाने के कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात मुजिक्सुआन से हुई जो आंगन से बाहर आ रही थी। चू किंगली ने तुरंत कहा, मैंने राजकुमारी को देखा है। मुजिक्सुआन ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर पूछा, किंगली, क्या मैडम चू ने तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह का इंतजाम किया है? चू किंगली ने उत्तर दिया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद राजकुमारी, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। तब चू किंगली ने कहा, राजकुमारी, मैं अब गश्त पर जाऊंगी। ठीक है। फिर चू किंगली मुजिक्सुआन के पास से गुजरते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ी। चलते हुए चू किंगली सोचने लगी, मुजिक्सुआन न केवल यिन यांग संतुलन से अप्रभावित दिख रही थी बल्कि और भी खूबसूरत क्यों लग रही थी। उसकी त्वचा दमक रही थी और पहले से कहीं अधिक कोमल हो गई थी, मानो वह जवान हो गई हो। क्या यह उसका भ्रम था? तार्किक रूप से यिन यांग संतुलन से गुजरे व्यक्ति को थका हुआ और विशेष रूप से मुरझाया हुआ दिखना चाहिए, निश्चित रूप से मुजिक्सुआन की तरह नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी राजकुमार ने यिन यांग संतुलन की किसी तकनीक का इस्तेमाल न किया हो?
यदि यिन यांग संतुलन न होता तो उत्तर राजकुमार जैसा मार्शल आर्टिस्ट जो हमेशा महिलाओं की बाहों में रहता है, उसकी ताकत कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की तो बात ही छोड़ दें। अजीब बात है, उसने ये कैसे किया। अध्याय 136, अध्याय 136, अध्याय 128, स्वामी क्षेत्र में प्रवेश। उत्तरी राजकुमार प्रथम की महत्वाकांक्षा। अध्याय 136, अध्याय 128, गुरुलोक में प्रवेश। उत्तरी राजकुमार की महत्वाकांक्षा। अनुवादक 54,96,90,339। बेर के फूलों से खिले छोटे से आंगन में आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। कमरे में सोफे पर एक सुंदर आकृति लेटी हुई थी, उसका कोमल शरीर थोड़ा सा फड़क रहा था। लू चेन ने अपने सामने सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखा, अपने शरीर के भीतर उमड़ती शक्ति को महसूस किया और उसके होंठों के कोने अनजाने में हल्के से ऊपर उठ गए। दरअसल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे उस कुतिया को ढूंढना होगा जो मुझे उकसाना पसंद करती है। मेजबान और वांग किंगसी ने एक बार अपने संबंध को विकसित किया। ची शोधन मंत्र का अनुभव 2 गुना बढ़ गया, कायाकल्प कौशल का अनुभव 2 गुना बढ़ गया, ड्रैगन और फीनिक्स यिन यांग कौशल का अनुभव 2 गुना बढ़ गया, भावनात्मक कृत प्राप्त हुआ, सभी साधना तकनीकों का अनुभव अतिरिक्त 200 बढ़ गया। ची शोधन मंत्र के तीसरे स्तर को पार करने के लिए मेजबान को बधाई। मास्टर स्तर पर पदोन्नत। एक ग्रैंडमास्टर दूसरे से अलग होता है। मास्टर क्षेत्र वास्तव में ग्रैंडमास्टर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अस्तित्व है। लू चेन के पास अब वह कौशल था जो ग्रैंडमास्टर के कौशल के बेहद करीब था। इस समय लू चेन को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पास असीमित शक्ति है और उसकी संवेदी क्षमताएं, विशेष रूप से उसकी दृष्टि और श्रवण क्षमता, बहुत मजबूत हो गई थीं। उसने खिड़की की ओर देखा और वास्तव में उस गैप से बाहर की चीजें देखीं और वह बाहर नौकरानियों और नौकरों को रात के खाने में क्या बनाना है इस पर चर्चा करते हुए भी सुन सकता था। न केवल उनकी संवेदी क्षमता में वृद्धि हुई, बल्कि लू चेन को ये भी महसूस हुआ कि उनकी त्वचा से एक विशेष प्रकार की गैस निकल रही है। लू चेन ने अपनी हथेली की ओर देखा जहाँ एक हल्की गैस जमा होने लगी थी। लू चेन के मन में यह विचार आया, क्या यह वही तथाकथित ठोस सुरक्षात्मक गैंगची है जिसे ग्रैंडमास्टर्स कहते हैं। इसके बाद लू चेन ने अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाने की कोशिश की जिससे उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैंग क्यूई का निर्माण हो सके। कुछ ही देर बाद लू चेन के शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा। धुएं की अनगिनत धाराएं मिलकर उसके चारों ओर एक पतली परत बना लीं। इस समय सौंदर्य प्रसाधन कक्ष में अभी भी बेहोशी की हालत में लेटी वांग किंगसी ये दृश्य देखकर एकदम सतर्क हो उठी। हालांकि वह ग्रैंडमास्टर नहीं थी, लेकिन उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि लू चेन जो ऊर्जा छोड़ रहा था वह एक ग्रैंडमास्टर की गांग ची थी और लू चेन की सुरक्षात्मक गांग ची सामान्य ग्रैंडमास्टरों से अलग प्रतीत होती थी। लू चेन के शरीर से निकलने वाली आभा एक सामान्य ग्रैंडमास्टर की तुलना में भी अधिक प्रभावशाली थी, जिससे वांग किंगसी का दिमाग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। युवा राजकुमार वास्तव में एक ग्रैंडमास्टर हैं, एक 16 या 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर। हालांकि वह जानती थी कि लू चेन शक्तिशाली है, लेकिन उसे उसके सटीक स्तर का पता नहीं था। उसने अनुमान लगाया था कि लू चेन एक ग्रैंडमास्टर हो सकता है, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई थी। अब क्यूई लू चेन द्वारा उत्सर्जित सुरक्षात्मक गैंग को देखकर ये लगभग निश्चित था कि वह एक ग्रैंडमास्टर था और उसका कौशल संभवतः एक ग्रैंडमास्टर के स्तर के करीब था। यह क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमार के महल में काम करने वाली नौकरानियों और नौकरों के बीच फैली अफवाहें सच हों? क्या युवा राजकुमार वास्तव में एक अमर शिष्य है? क्या किसी को अमरता का भाग्य प्राप्त है? वांग किंगसी सोच में डूबी हुई थी। तभी लू चेन ने अपने शरीर से सुरक्षात्मक गैंग ची वापस ले ली। उसने गहरी सांस ली और फिर अपना सिर घुमाकर वांग किंगसी की ओर देखा जो सोफे पर लेटी उसे घूर रही थी। उस समय लू चेन बिना कमीज के था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वह कुतिया ठीक हो गई है? वांग किंगसी को होश आया, उसके चेहरे पर आक्रोश का भाव था और उसने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि राजकुमार इतने क्रूर थे। आखिर राजकुमार एक ग्रैंडमास्टर हैं। अगर इस नौकरानी को पता होता तो मैं पहले ही आत्मसमर्पण कर देती। लू चेन ने हंसते हुए कहा, मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे हुई? भले ही मैं ग्रैंडमास्टर न होता, फिर भी मैं तुम्हें उकसाने के परिणाम जरूर दिखाता। तब वांग किंगसी ने कहा, राजकुमार, क्या आपने यह नहीं कहा था कि यान काउंटी लौटने पर आप इस नौकरानी के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि राजकुमार ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है। लू चेन ने हल्के से उसके नितंबों पर थप्पड़ मारा और पूछा, तुम किस तरह का काम करना चाहती हो? वांग किंगसी ने धीरे से कराहते हुए कहा, यह नौकरानी पहले सिर्फ एक हत्यारा थी, इसे सिर्फ मारना आता था और कुछ नहीं। लू चेन ने कहा, कैसा रहेगा अगर मैं रेन लिसनिंग पवेलियन नाम से एक खुफिया संगठन स्थापित करने की योजना बनाऊं और आप इसके टावर मास्टर के रूप में काम करेंगे? ये सुनकर वांग किंगसी ने संदेह से पूछा, एक खुफिया संगठन? क्या राजकुमार के पास पहले से ही ब्रोकेड गार्ड नामक कोई संगठन नहीं है? हालांकि वांग किंगसी को ब्रोकेड गार्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन चूंकि वह अक्सर राजकुमार के महल में आती जाती रहती थी, इसलिए वह वहां मौजूद एक बहुत ही शक्तिशाली खुफिया संगठन के बारे में पहले से ही अवगत थी। ये संगठन बर्बर जनजातियों की गतिविधियों का पहले से ही अनुमान लगा सकता था, जो उनकी ताकत का एक बड़ा प्रमाण था। जब पहले से ही इतनी शक्तिशाली खुफिया संस्था मौजूद थी, तो दूसरी क्यों स्थापित की जाए?
वांग कीक्सी कुछ असमंजस में थी। लू चेन ने कहा, जी हाँ, मेरे पास पहले से ही एक खुफिया संगठन है, लेकिन ये जल्द ही आधिकारिक हो जाएगा। देखते ही देखते सबको पता चल जाएगा कि ब्रोकेड गार्ड पर मेरा नियंत्रण है और मुझे एक निजी खुफिया संगठन की जरूरत है। समय बीतने के साथ ब्रोकेड गार्ड का खुलासा जनता के सामने होना तय था। शायद लोगों को ये पता न हो कि उनके एजेंट कहाँ थे, लेकिन फिर भी वे संगठन को पहचान लेंगे। बेशक लू चेन ने ब्रोकेड गार्ड के उजागर होने के कारण ही एक और खुफिया संगठन बनाने की योजना नहीं बनाई थी। उनके विचार इससे कहीं अधिक गहरे थे। लू चेन ने आगे कहा, भविष्य में रिन लिसनिंग पवेलियन विभिन्न देशों में व्यापारियों के रूप में काम करेगा और साथ ही खुफिया जानकारी भी जुटाएगा। लू चेन के इरादे को समझते हुए वांग कीक्सी ने कहा, ठीक है, तो मैं वर्षा श्रवण मंडप के पहले टॉवर मास्टर के रूप में सेवा करूंगा। उसी समय लू चेन ने अपना सिर घुमाकर वांग कीक्सी की मनमोहक आकृति पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान वांग, मैंने आपके लिए इतना भव्य उपहार तैयार किया है, क्या आपको मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? अध्याय 137, अध्याय 137, अध्याय 128, मास्टर क्षेत्र में सफलता। उत्तरी राजकुमार की महत्वाकांक्षा _2 अध्याय 137, अध्याय 128, गुरु लोक में प्रवेश। उत्तर राजकुमार की महत्वाकांक्षा _2 अनुवादक 54,96,90,339। वांग कीक्सी की आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं और उसने धीरे से कहा, राजकुमार, क्या मैंने अभी अभी आपको धन्यवाद नहीं दिया था? लू चेन नीचे झुकी, ऊपर से उसे देखती हुई मुस्कुराई और बोली, यह अभी भी काफी नहीं है। लू चेन अब मास्टर स्तर पर था और चूंकि उसने अभी अभी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी, इसलिए उसके शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा थी जिसे मुक्त करने की आवश्यकता थी। लू चेन की आंखों में नग्न वासना को देखकर वांग कीक्सी ने तुरंत अपना कोमल हाथ उठाकर उसकी चौड़ी छाती को थाम लिया। उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ सा हो गया। राजकुमार, मेरी सहनशक्ति खत्म हो गई है, कृपया अपनी दूसरी पत्नियों और अकेलों के पास जाए। वांग कीक्सी को लू चेन से सचमुच डर लगता था। हालांकि ऐसा लगता था कि लू चेन को एक विशेष उपचार विधि पता है जिससे उसकी मामूली चोटें तुरंत ठीक हो सकती हैं, लेकिन वह बार बार अपने शरीर के बेकाबू होने का एहसास नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि जल्द ही उसका दिमाग केवल कुछ खास मामलों में ही उलझ जाएगा और वह पूरी तरह से एक ऐसी महिला बन जाएगी जो केवल सुख की खोज करना जानती है। लू चेन ने वांग कीक्सी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने उसका कोमल हाथ अपने हाथ में लिया, उसे उसके सिर के ऊपर रखा और झुककर उसके कान में फुसफुसाया, ये राजकुमार बहुत प्रतिशोधी है। तुमने मुझे पहले युवा राजकुमार कहा था और वह छोटी सी सजा अब काफी नहीं है। मेरी दासी होने के नाते तुम्हें ये समझना होगा कि स्वामी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वांग कीक्सी का चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसने लू चेन की आंखों में देखा। कुछ कहने ही वाली थी। राजकुमार, मैं हम उस रात लू चेन मुजिक्सुआन के कमरे में लौट आई और पूरी रात उसकी बाहों में बिताई। उन्होंने आज पूरा दिन अपनी पत्नियों और रखेलों के साथ बिताया। अगली सुबह लू चेन सुबह जल्दी उठ गया और मुजिक्सुआन द्वारा उसे कपड़े पहनाने में मदद करने के तुरंत बाद एक नौकरानी उसके पास आई। राजकुमार, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर लू चेन ने तुरंत कहा, उसे अध्ययन कक्ष में मेरा इंतजार करने दो। जी हाँ प्रिंस। इसके बाद नौकरानी चली गई। नौकरानी के जाने के बाद मुजिक्सुआन ने धीरे से कहा, राजकुमार, आपकी उपपत्नी ने नाश्ता तैयार कर लिया है और वह थोड़ी देर में लाया जाएगा। आप जाने से पहले नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? लू चेन ने अपना हाथ उठाया और मुजिक्सुआन के गाल को धीरे से सहलाया, फिर उसे गले लगाकर चुंबन किया। मुजिक्सुआन के चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी झलक उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू चेन को हमेशा उसे चूमना क्यों पसंद था, जबकि वे उस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं थे। मुजिक्सुआन की राय में चुंबन केवल वैवाहिक संबंधों के दौरान पुरुषों और महिलाओं के बीच होने वाली क्रिया थी, लेकिन लू चेन की राय अलग थी। वह इसे एक सामान्य क्रिया मानता था। हालांकि मुजिक्सुआन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि यह लू चेन का प्यार जताने का तरीका था। उसे चूमना उसके प्रति उसके स्नेह को दर्शाता था। मेरी प्रियतमा, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। मुझे जाकर देखना है कि ब्रोकेड गार्ड क्या चाहता है। यह जरूर कोई जरूरी बात होगी। वांग कीक्सी ने कहा, मैं समझ गई। तो क्या मुझे बाद में नौकरों से राजकुमार के अध्ययन कक्ष में नाश्ता भिजवाने के लिए कहना चाहिए? लू चेन ने कहा, हाँ, ये ठीक है। ये शब्द कहते ही लू चेन ने मुजिक्सुआन को छोड़ दिया और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही लू चेन बाहरी आंगन में स्थित अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ, उसने वहां न केवल किन युशान को बल्कि मु चांगटियन को भी पाया। लू चेन को अंदर आते देख दोनों ने तुरंत झुककर प्रणाम किया और कहा, राजकुमार को प्रणाम। लू चेन ने सिर हिलाकर पूछा, क्या बात है? किन युशान ने उत्तर दिया, राजकुमार, बर्बर जनजाति का सेनापति शियाओ पेंगथियन जाग उठा है। ये सुनकर लू चेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। शियाओ पेंगथियन को लू चेन की अभी भी बहुत जरूरत थी, इसलिए उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। इस पर मु चांगटियन ने कहा, राजकुमार, मेरी जानकारी के अनुसार इस शियाओ पेंगथियन का आकाश भेड़िया राजा के कबीले के दरबार में बहुत उच्च स्थान है। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा आकाश भेड़िया राजा के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि उन बर्बर कैदियों को पता चल गया कि वह जीवित है तो वे मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसे मार देना ही बेहतर होगा। मु चांगटियन की सोच सही थी। शियाओ पेंगथियन शियाओ हुंगबो के सबसे महान सेनापति थे और हालांकि शियाओ हुंगबो और शियाओ पेंगथियन के बीच हमेशा तनाव रहा था, बाहरी तौर पर वे सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हुए दिखाई देते थे।
बर्बर जनजाति के सैनिकों की श्रेणी में जियाओ पेंगथियन का काफी सम्मान था। यदि वह बच निकलने में सफल हो जाता और बर्बर जनजाति के शाही दरबार में लौट आता तो बहुत संभावना थी कि वह अगला स्काई वुल्फ किंग बन जाता। इसके अलावा इससे बंदी बर्बर जनजाति के सदस्यों के बीच अन्य विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। यदि बंदी एकजुट हो जाते हैं तो संभवतः कई विद्रोह और उत्तरी शहर से भागने के प्रयास होंगे। सबसे अच्छा समाधान ये होगा कि जियाओ पेंगथियन को सीधे मार दिया जाए, जिससे स्काई वुल्फ किंग के कबीले की रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाएगी और उन्हें फिर से एकजुट होने से रोका जा सकेगा। हालांकि लू चेन ने तुरंत मू चांगटियन की सलाह नहीं मानी। इसके बजाय उसने किन युशान की ओर मुड़कर पूछा, कमांडर किन, क्या आपको लगता है कि उसे मार देना बेहतर है या उसे जीवित रखना? किन युशान ने उत्तर दिया, राजकुमार, जहां तक मुझे समझ आता है बर्बर जनजाति के शाही दरबार में सर्वोच्च पद न तो स्काई वुल्फ किंग का है और न ही जियाओ पेंगथियन का, बल्कि स्काई वुल्फ किंग की रानी का है। अगर हम स्काई वुल्फ किंग की रानी को नहीं पकड़ पाते हैं तो जियाओ पेंगथियन को मारने से स्काई वुल्फ किंग के कबीले को जल्दी से उबरने से नहीं रोका जा सकेगा। मेरी सोच जनरल मू से अलग है। मेरा मानना है कि शियाओ पेंगथियन को जीवित रखने से स्काई वुल्फ किंग के कबीले में और फूट पड़ सकती है। बेहतर यही होगा कि हम शियाओ पेंगथियन को अगला स्काई वुल्फ किंग मान लें। किन युशान की बातें सुनकर लू चेन चिंतन में डूब गया। दोनों के तर्क सही थे, बस उन्होंने मामले को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा था। यदि वे जियाओ पेंगथियन को अपने पास रखते और उसे आकाश भेड़िया राजा घोषित कर देते तो आकाश भेड़िया राजा के कबीले की बर्बर जनजाति निश्चित रूप से उसे स्वीकार नहीं करती। वे जियाओ पेंगथियन को गद्दार मानेंगे जिसने स्काई वुल्फ किंग के कबीले के साथ विश्वासघात किया था, जिससे बर्बर जनजाति में जियाओ पेंगथियन का समर्थन करने वालों और रानी का समर्थन करने वालों के बीच दरार पैदा हो गई थी। स्काई वुल्फ किंग के कबीले के भीतर और अधिक विभाजन की संभावना वास्तव में मौजूद थी। तथापि लू चेन के लिए स्काई वुल्फ किंग की जनजाति विभाजित हुई थी या नहीं, ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी। वह स्काई वुल्फ किंग की जनजाति से कहीं अधिक चाहता था। उसी क्षण लू चेन की नजर अपने अध्ययन कक्ष में रखे नक्शे पर पड़ी। फिर उन्होंने कहा, जनरल मू, क्या आपको पता है कि दरबार ने मुझे जो उपहार दिए हैं उनमें से एक है विस्तार का आदेश। ये सुनकर मू चांगटियन एकदम जम गया। इसलिए नहीं कि लू चेन ने उसे ससुर कहकर संबोधित नहीं किया, जो कि कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि वे आधिकारिक कामकाज पर चर्चा कर रहे थे, बल्कि विस्तार के आदेश के कारण। हालांकि शाही फरमान उत्तरी शहर को भेज दिया गया था। मू चांगटियन को लू चेन को दरबार द्वारा दिए गए उपहारों की जानकारी नहीं थी। लू चेन को ब्रोकेड गार्ड के कबूतरों के माध्यम से पहले ही पता चल गया था। राजधानी में होने वाली किसी भी हलचल की जानकारी लू चेन को कुछ ही दिनों में मिल जाती थी। यही कारण है कि वह राजधानी द्वारा उसे प्रदान की गई वस्तुओं में से एक विस्तार आदेश के बारे में अच्छी तरह से जानता था। खुद को संभालते हुए मू चांगटियन को लगा कि लू चेन के मन में कोई योजना है। उसने तुरंत पूछा, राजकुमार, क्या आप पूरे उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी शहर में मिलाने का इरादा रखते हैं? हालांकि मू चांगटियन को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि अदालत लू चेन को विस्तार का आदेश देगी, लेकिन लू चेन के इरादे ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। उत्तरी भूमि का विस्तार अथाह था। यदि लू चेन पूरे क्षेत्र पर नजर रख रहा था तो मू चांगटियन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसके सभी क्षेत्रों की रक्षा के लिए कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी। लू चेन ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर अपनी मेज की ओर बढ़े और ब्रोकेड गार्ड द्वारा तैयार किया गया नक्शा फैला दिया। नक्शे को देखते हुए उन्होंने आगे कहा, उत्तरी भूमि ग्रेट सम के पूरे क्षेत्र से भी बड़ी है और उत्तरी शहर इसे समाहित नहीं कर सकता। मैं जो करने का इरादा रखता हूँ वह ये है कि उत्तरी भूमि को अपनी जागीर के रूप में नामित करूँ और फिर उसके भीतर अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र स्थापित करूँ। ये सुनकर मू चांगटियन और किन युशान दोनों एक बार फिर अचंभित रह गए। उत्तरी भूमि हमेशा से खानाबदोश जनजातियों का क्षेत्र रही है और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए या तो उन्हें पूरी तरह से बाहर निकालना होगा या उन सभी को हराना होगा। लेकिन उत्तरी भूमि इतनी विशाल थी कि इन जनजातियों का पता लगाने की चुनौती को एक तरफ रख दें तो भी अगर उन्हें ढूंढ लिया जाता तो वे भाग सकती थीं। भला आप इससे अपना बचाव कैसे कर सकते थे? क्या उत्तरी भूभाग में एक विशाल दीवार बनाने की कोई योजना थी? उस क्षेत्र के विशाल आकार को देखते हुए इतनी बड़ी दीवार का निर्माण जनशक्ति और संसाधनों के लिहाज से अकल्पनीय था। यहाँ तक कि उत्तरी राजकुमार की कमान में बर्बर जनजाति के 10,000 गुलाम सैनिकों के साथ भी उनके जीवन काल में पूरे उत्तरी क्षेत्र को घेरने वाली दीवार का निर्माण करना असंभव था। अध्याय 138 अध्याय 138 अध्याय 129 राजकुमारी, आकाश गिर रहा है। _1 अध्याय 138 अध्याय 129 राजकुमारी, आकाश गिर रहा है। _1 अनुवादक 54,96,90,339। काफी देर बाद अध्ययन कक्ष में बैठे मू चांगटियन और किन युशान को आखिरकार होश आया। दोनों लू चेन की महत्वाकांक्षा से स्तब्ध थे। हालांकि किन युशान जल्दी ही शांत हो गया। आखिरकार उसकी नजरों में लू चेन नियति का पुत्र था जो एक दिन पूरे महाद्वीप को एकजुट करेगा। लेकिन मू चांगटियन अलग थे। हालांकि उन्होंने भी सोचा था कि लू चेन की महत्वाकांक्षा दुनिया को एकजुट करना है, लेकिन दुनिया की उनकी परिभाषा में उत्तरी भूमि शामिल नहीं थी। उत्तरी भूमि का विस्तार इतना विशाल था कि बर्बर जनजाति भी इसकी पूरी सीमा नहीं जानती थी। फिर भी लू चेन वास्तव में उत्तरी भूमि को अपने राज्य में शामिल करना चाहता था। यदि लू चेन ने सचमुच ऐसा किया होता तो उसके स्वामित्व वाला क्षेत्र ग्रेट शिया की सभी भूमि से बड़ा होता, जिसमें से नॉर्थ सिटी को घटा दिया गया होता। यदि किसी जागीरदार के पास सम्राट से अधिक क्षेत्र हो तो क्या उसे अभी भी जागीरदार कहा जा सकता है? बेशक यह मुख्य मुद्दा नहीं था।
मुख्य मुद्दा ये था कि क्या वह वास्तव में उत्तरी भूमि पर कब्जा कर सकता था। यदि कोई केवल मानचित्र पर एक वृत्त खींचकर ये दावा करे कि उत्तरी भूमि उत्तरी राजकुमार की है, तो निश्चित रूप से यह पर्याप्त नहीं होगा। बर्बर जनजातियां आपके नक्शे को नहीं पहचान पाएंगी। उसी क्षण मु चांगटियन ने संकोचपूर्वक पूछा, राजकुमार, यदि आप उत्तरी भूमि को अपनी जागीर में शामिल करने की योजना बना रहे हैं, तो आप बर्बर जनजातियों के आक्रमणों से अपना बचाव कैसे करेंगे? क्या आप उत्तरी क्षेत्र में एक विशाल दीवार बनाने का इरादा रखते हैं? लू चेन ने पलटवार करते हुए कहा, बर्बर जनजातियां? कौन सी बर्बर जनजातियां? लू चेन की प्रतिक्रिया सुनकर मु चांगतियान अचानक सुन्न पड़ गया। उत्तरी भूमि में बर्बर जनजातियों के कई कबीले थे जिनके बारे में उत्तरी राजकुमार को निश्चित रूप से जानकारी थी, और स्काई वुल्फ किंग का शाही दरबार भी वहीं था। उत्तरी राजकुमार उनसे बर्बर जनजातियों के बारे में कैसे पूछ सकता था? लू चेन ने आगे कहा, वहाँ कौन कौन सी बर्बर जनजातियां हैं? वे सभी मेरी प्रजा हैं। यह लू चेन ने उत्तरी भूमि के नक्शे पर एक नजर डाली और आगे कहा, कोई भी महान दीवार, चाहे वह कितनी भी शानदार या मजबूत क्यों न हो, आंतरिक शत्रु को रोक नहीं सकती। मैं जिस महान दीवार का निर्माण करना चाहता हूँ वह बाहरी नहीं बल्कि हृदय में बनी एक महान दीवार है जो शत्रु के हृदय में निर्मित होगी। एक दिन मैं शत्रु को इस कदर मजबूर कर दूंगा कि जैसे ही वे मेरे क्षेत्र में कदम रखने का विचार करेंगे, वे अनजाने में ही पीछे हट जाएंगे, एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लू चेन की बातें सुनकर मु चांगतियान और किन युशान दोनों ही अचंभित रह गए। लू चेन को उत्तरी भूमि की प्रबल लालसा थी। इतना ही नहीं, उत्तरी भूमि उनके उत्तरी शहर के लिए घोड़े, मवेशी और भेड़ पालने के लिए चरागाह के रूप में काम आ सकती थी, और इस विशाल भूमि में निश्चित रूप से प्रचुर संसाधन मौजूद थे, जैसे कोयला, तेल, विभिन्न धातु अयस्क। भले ही इन चीजों का अभी तक कोई उपयोग न हो या इनकी खोज न हुई हो, लेकिन जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसमें उतने ही अधिक संसाधन होने की संभावना होगी, और अंततः उसे इन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्य बात ये थी कि उत्तरी भूमि में केवल बर्बर जनजातियां ही निवास करती थीं, और वे भी उत्तरी भूमि के स्वामी नहीं थे। नॉर्थलैंड को सचमुच में बिना मालिक की जमीन माना जा सकता है। यहाँ तक कि दायुए राजवंश ने भी उत्तरी भूमि को अपना क्षेत्र होने का दावा नहीं किया था। लू चेन ने सोचा कि कैसे इस प्रणाली ने एक बार संकेत दिया था कि जैसे जैसे उसके बच्चों की संख्या बढ़ेगी, भविष्य में उसे मिलने वाले पुरस्कार भी अधिक प्रचुर मात्रा में होंगे। हालांकि अभी कई संसाधनों का पता लगाना या खनन करना संभव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार बढ़ेंगे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसके पास उन संसाधनों को निकालने के साधन होंगे। संक्षेप में, जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतने ही अधिक संसाधन होने की संभावना होगी। इसलिए सबसे पहले भूमि पर कब्जा करना सर्वोपरि था। उत्तरी भूमि की बर्बर जनजातियों से निपटने के तरीके के बारे में लू चेन के पास एक सरल विचार था। जनसंख्या भी एक प्रकार का संसाधन है। मु चांगतियान को लू चेन की कही बातों से उबरने में काफी समय लग गया था। उसने तुरंत झुककर कहा, राजकुमार, आपकी महत्वाकांक्षा महान है और मैं राजकुमार के हाथों की तलवार बनना चाहता हूँ। तलवार जिस दिशा में इशारा करती है, सेना उसी दिशा में आगे बढ़ती है, और मैं राजकुमार के लिए एक ऐसी विशाल दीवार बनाने को तैयार हूँ जिसे शत्रु कभी पार नहीं कर पाएंगे। लू चेन ने हल्की खांसी की और फिर कहा, मुझे जनरल मु की वफादारी का एहसास हो चुका है। चलिए अब गंभीर मामलों पर बात करते हैं। इसके बाद लू चेन ने किन युशान से कहा, कमांडर किन, स्काई वुल्फ किंग के शाही दरबार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ब्रोकेड गार्ड का नेतृत्व करना जारी रखें। आपको हमेशा उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी। किन युशान ने उत्तर दिया, जी हाँ राजकुमार। ये कहने के बाद लू चेन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, चलिए पहले शियाओ पेंथियन से मिलते हैं, मुझे उनसे कुछ बातें कहनी हैं। ये सुनकर मु चांगटियन और किन युशान तुरंत लू चेन के लिए आगे बढ़े और जल्द ही वे तीनों यान काउंटी की उस जेल में पहुंच गए जहां अपराधियों को रखा जाता था। जियाओ पेंथियन जमीन पर बैठा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और वह उदास था। ब्रोकेड गार्ड द्वारा उसकी सारी कुशलता चिकित्सा के माध्यम से छीन ली गई थी और अब वह एक आम इंसान से कम नहीं था। जिस कारागार में जियाओ पेंथियन को रखा गया था वह काफी साफ सुथरा था, जिसमें एक बिस्तर और कंबल थे जो अन्य गंदी और अव्यवस्थित कोठरियों से बिल्कुल अलग था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर जियाओ पेंथियन को एहसास हुआ कि कोई आ रहा है, और उसने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि कोठरी के बाहर कौन है। आगंतुक को ब्रोकेड पाइथन ड्रैगन रोब पहने और सफेद जेड बेल्ट लगाए देखकर जियाओ पेंथियन ने तुरंत उस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा लिया। जियाओ पेंथियन ने उपहास करते हुए कहा, लोग कहते हैं कि उत्तर का राजकुमार तो बस एक अनुभवहीन, लालची और नासमझ है, दिल से कायर है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अंत में यही अनुभवहीन व्यक्ति उत्तर शहर के मात्र 10,000 सैनिकों का नेतृत्व करके हमारे स्काई वुल्फ क्लैन की 3 लाख सैनिकों की सेना का सफाया कर देगा। लू चेन ने कहा, मेरे सामने तुम मुझे नौसिखिया कहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? शियाओ पेंथियन ने उदासीनता के भाव से कहा, मेरे अभी के जीवन और मेरी मृत्यु में क्या अंतर है? जियाओ पेंथियन को लगा कि उसकी कुशलता खत्म हो गई है, वह अब अपाहिज हो गया है, और उत्तरी राजकुमार द्वारा स्काई वुल्फ क्लैन की 3 लाख सैनिकों की सेना का सफाया कर दिए जाने के बाद उसके पास स्काई वुल्फ क्लैन में लौटने का कोई साहस नहीं बचा था। अध्याय 139 अध्याय 139 अध्याय 129 राजकुमारी, आकाश गिर रहा है। अंडरस्कोर 2 अध्याय 139 अध्याय 129 राजकुमारी, आकाश गिर रहा है। अंडरस्कोर 2 अनुवादक
54,96,90,339। जियाओ पेंगथियन ने आगे पूछा, मुझे आश्चर्य है कि उत्तरी राजकुमार मुझसे मिलने के लिए इतनी गंदी जगह पर क्यों आए हैं। क्या आप मेरे होठों से कुछ निकलवाना चाहते हैं? लू चेन ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहा, हो सकता है कि यह राजकुमार आपके स्काई वुल्फ किंग कबीले के बारे में आपसे ज्यादा जानता हो। क्या आपको लगता है कि मुझे आपके मुंह से कुछ सीखने की जरूरत है? लू चेन की बातें सुनकर जियाओ पेंगथियन के दिमाग में तुरंत एक व्यक्ति की छवि उभर आई। पहले तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वू युआन केवल गुप्त रूप से धन छिपा रहा है, लेकिन अब उसे मूलतः समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। उत्तरी राजकुमार के बारे में उन्होंने जो गलत जानकारी एकत्र की थी वह अधिकतर वू युआन और उसके साथियों के व्यापारिक काफिलों से मिली थी, जिसके कारण उन्होंने उत्तरी शहर की स्थिति का गंभीर रूप से गलत आकलन किया था। यदि उन्हें उत्तरी शहर में मौजूद लगभग 50,000 भारी घुड़सवारों के बारे में पता होता तो वे कभी भी इस तरह यान काउंटी में अंधाधुंध हमला करने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ तक कि उन रहस्यमय विस्फोटक हथियारों के बिना भी अकेले 50,000 भारी घुड़सवार ही उनकी 3 लाख सैनिकों वाली बर्बर सेना का सामना करने के लिए पर्याप्त होते। ऐसी परिस्थितियों में भले ही वे उत्तरी शहर पर विजय प्राप्त कर लें, स्काई वुल्फ किंग जनजाति को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वे उत्तरी शहर की भूमि पर कब्जा करने की लालसा रख सकते हैं, लेकिन वे केवल एक छोटे से भूभाग के लिए इतना बड़ा बलिदान कभी नहीं करेंगे। व्यंग्य भरे लहजे में जियाओ पेंगथियन ने कहा, क्या उत्तरी राजकुमार विशेष रूप से मेरी दुर्दशा को देखने, उसमें आनंद लेने के लिए यहाँ आया है? लू चेन ने कहा, इस राजकुमार को ऐसी कोई हॉबी नहीं है। मैं यहाँ आपको एक सौदा प्रस्तावित करने आया हूँ। जियाओ पेंगथियन ने भौहें चढ़ाईं। एक सौदा? किस तरह का सौदा? लू चेन ने सीधे पूछा, क्या आप स्काई वुल्फ किंग बनना चाहेंगे? लू चेन का सवाल सुनकर जियाओ पेंगथियन को कुछ समझ आया और फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या उत्तर राजकुमार को लगता है कि मैं सिर्फ जान बचाने के लिए स्काई वुल्फ किंग जनजाति के साथ विश्वासघात करूंगा? हास्यास्पद। बर्बर जनजाति के योद्धा के रूप में कोई भी खड़े खड़े मर सकता है, घुटनों के बल कभी नहीं जी सकता। शियाओ पेंगथियन की प्रतिक्रिया से लू चेन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ और उसने उदासीनता से कहा, सचमुच मृत्यु आसान रास्ता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो स्काई वुल्फ किंग जनजाति में मौजूद 1 लाख बर्बर कैदियों, आपकी पत्नियों और बच्चों का क्या होगा? उन 1 लाख बर्बर पुरुषों के बिना स्काई वुल्फ किंग जनजाति में बूढ़े, कमजोर और बीमार लोगों के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, है ना? 10 साल बाद ये कहना मुश्किल है कि स्काई वुल्फ किंग जनजाति का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं। ये शब्द सुनकर जियाओ पेंगथियन का मन कांप उठा। पल भर में उसके मन में परिचित चेहरों की बाढ़ आ गई। यदि वह और 1 लाख बर्बर बंदी मर गए तो स्काई वुल्फ किंग जनजाति में वास्तव में कोई पुरुष नहीं बचेगा। हालांकि ऐसा लग सकता है कि उन्होंने 3 लाख सैनिकों की बर्बर सेना इकट्ठा की थी, लेकिन वास्तविकता में नॉर्थ फ्रे किंग की छोटी टुकड़ी को छोड़कर स्काई वुल्फ किंग जनजाति ने उस सेना को जुटाने के लिए लगभग सभी युद्ध के लिए तैयार बर्बर पुरुषों को बुलाया था। दक्षिण की ओर किया गया यह आक्रमण उनके लिए एक जुआ था। स्काई वुल्फ किंग जनजाति की दृष्टि में यदि वे रानी की भविष्यवाणी के अनुसार उत्तरी शहर पर कब्जा कर लेते तो उन्हें अब चरागाहों की तलाश में भटकने की आवश्यकता नहीं होती और उनके पास भोजन की असीमित आपूर्ति होती और उन्हें फिर कभी भूख या ठंड का डर नहीं रहता। इसलिए लगभग हर कोई दक्षिण की ओर जाने को लेकर विशेष रूप से उत्साहित था। उन्होंने पहले सोचा था कि ग्रेट सुम के कुलीन परिवारों और राजकुमार लू शुयून द्वारा शाही दरबार को नियंत्रित करने के कारण उत्तरी शहर पर कब्जा करना आसान होगा, लेकिन परिणाम स्वरूप उन्हें आज इस विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पुरुषों के बिना स्काई वुल्फ किंग जनजाति के लिए सर्दी और भी कठिन होगी। उत्तरी भूमि विशाल है और स्काई वुल्फ किंग जनजाति वहां रहने वाली एकमात्र जनजाति नहीं है। पुरुषों के बिना जब सर्दी आएगी तो अन्य जनजातियां निश्चित रूप से स्काई वुल्फ किंग जनजाति को लूट लेंगी, विशेषकर उत्तरी फ्रे जनजाति। चूंकि नॉर्थ फ्री के राजा की उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने दक्षिण की ओर के अभियान में उनका साथ नहीं दिया और वे अभी भी जीवित थे। उत्तरी फ्रे के राजा को लंबे समय से शियाओ वेन्याओ की सुंदरता पर मोहित होने का लालच था और अगर उन्हें पता चलता कि स्काई वुल्फ किंग की 3 लाख सैनिकों की सेना जा चुकी है तो वे संभवतः उत्तरी फ्रे जनजाति के सैनिकों को सीधे स्काई वुल्फ किंग के शाही दरबार में ले जाएंगे। तब तक शियाओ वेन्याओ की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि रानी को भी उत्तरी फ्रे के राजा द्वारा पकड़ लिया जा सकता है। यदि स्काई वुल्फ किंग जनजाति अपनी रानी को भी खो दे तो जनजाति का सचमुच अंत हो जाएगा। इस विचार के साथ ही जियाओ पेंगथियन के चेहरे के भाव बदलते रहे और लू चेन समझ गया कि वह अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा है। काफी देर रुकने के बाद जियाओ पेंगथियन ने पूछा, अगर मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो जाऊं तो क्या आप उन 1 लाख बर्बर सैनिकों को रिहा कर देंगे? लू चेन ने तुरंत कहा, ये तो संभव ही नहीं है। जियाओ पेंगथियन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, उत्तरी राजकुमार के मुझे ये सब बताने का क्या मतलब है? क्या वह सिर्फ अपना मनोरंजन करने की कोशिश कर रहा है? लू चेन ने आगे कहा, सचमुच मेरा उन 1 लाख कैदियों को यूं ही रिहा करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं पूरे स्काई वुल्फ किंग कबीले को उत्तरी शहर में स्थानांतरित कर सकता हूँ। इसके अलावा यदि उन कैदियों में से कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उत्तरी राजकुमार उन्हें उनके परिवारों से मिलाने पर विचार करेंगे। ये सुनकर जियाओ पेंगथियन के दिल में एक झटका सा लगा। स्काई वुल्फ किंग जनजाति का नॉर्थ सिटी पर हमला करने का अंतिम लक्ष्य क्या था? क्या इसका मकसद नॉर्थ सिटी की भूमि पर कब्जा करना नहीं था?
वहां जाकर बसने के लिए। अगर उत्तरी राजकुमार का वास्तव में वही मतलब था जो उसने कहा था और यही उसका सच्चा इरादा था, तो भले ही जियाओ पैंथियन ने उत्तरी राजकुमार के साथ सहयोग किया और स्काई वुल्फ किंग जनजाति के साथ विश्वासघात किया, उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। मैदानों में भूख या ठंड से मरने या उत्तरी फ्रांस के राजा द्वारा लूटे जाने से तो बेहतर ही है। जियाओ पैंथियन ने पूछा, मैं कैसे आश्वस्त हो सकता हूँ कि आप स्काई वुल्फ किंग जनजाति को उत्तरी शहर में सिर्फ हमें नष्ट करने, घास काटने और जड़ों को उखाड़ने, हम सभी को मारने के लिए नहीं बुला रहे हैं? ऐसा लगता है कि ग्रेट सम के आप लोगों को घास काटना और जड़ों को निकालना सबसे ज्यादा पसंद है। लू चेन ने शियाओ पैंथियन की चिंताओं को भांपते हुए सीधे जवाब दिया, भले ही आप हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत न हों, मैं आसानी से स्काई वुल्फ किंग के शाही दरबार का पता लगा सकता हूँ। आपने वू युआन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? ये सुनकर जियाओ पैंथियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, वह सचमुच तुम्हारा ही आदमी है। मौका मिलते ही मैं कुल्हाड़ी से उसका सिर फोड़ देता। लू चेन ने कहा, जनरल शियाओ, क्या आपको नहीं लगता कि अब ये सब कहना व्यर्थ है? जियाओ पैंथियन चुप हो गया और उसने आगे कुछ नहीं कहा। बातचीत खत्म होते देख लू चेन ने मुड़कर कहा, जनरल शियाओ, आप थोड़ा और सोच विचार कर सकते हैं। मेरे पास काफी समय है। जब भी आप कोई फैसला लें, मुझे बता देना। साथ ही मैं जनरल शियाओ को एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। सर्दी का मौसम आ रहा है और आपके कबीले के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके शब्द समाप्त होते ही लू चेन मुड़ा और जेल की कोठरी से बाहर निकल गया। इस दौरान उत्तरी भूमि में आकाश भेड़िया राजा का शाही दरबार खूबसूरत येल नान्यान सोफे पर आलस से लेटी हुई थी और हल्की आह भरते हुए बोली, सचमुच आप तंबू को चाहे जितना भी सजा लें, वह कभी भी ग्रेट सम के बिस्तर के आराम की बराबरी नहीं कर सकता। अफसोस, मुझे आश्चर्य है कि क्या राजा ने अभी तक उत्तरी शहर पर कब्जा कर लिया है। तभी जियाओ वेन्याओ ने तंबू का पर्दा उठाया और अंदर आकर कहा, महारानी, क्या आपको मेरे पिता और अन्य लोगों के बारे में कोई खबर मिली है? शियाओ वेन्याओ पहले से ही ग्रेट सुम भागने की योजना बना रही थी। उत्तरी शहर पर कब्जा होते ही उसका इरादा सीधे ग्रेट सुम जाने का था और फिर कभी उत्तरी भूमि में वापस न लौटने का। उसने खुद को कठिनाइयों के लिए तैयार कर लिया था और ग्रेट सम में कष्ट सहना पसंद करती थी, बजाय इसके कि वह नॉर्थ फ्री के राजा से शादी करे, जो एक गंदा बूढ़ा आदमी था जिसने जीवन भर कभी स्नान नहीं किया था। येल नान्यान ने जवाब दिया, फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन जल्द ही आ जाएगी। येल नान्यान को राजकुमार लू शुयून के साथ हुए समझौते की याद आ गई। चूंकि सुम सम्राट को ग्रेट सुम के भीतर कुलीन परिवारों के विद्रोह से बचाव करना था, इसलिए वे उत्तर की ओर बहुत अधिक सैनिक नहीं भेजेंगे। इस प्रकार स्काई वुल्फ किंग के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की सेना आसानी से पूरे उत्तरी शहर पर कब्जा कर सकती थी। उसी क्षण अचानक तंबू के बाहर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, रानी, कुछ भयानक घटित हुआ है। उस आवाज का पीछा करते हुए अस्त व्यस्त हालत में वू युआन तंबू में दाखिल हुआ। जमीन पर घुटने टेककर चिल्लाया, रानी, आसमान गिर रहा है। वू युआन को इस हालत में देखकर येल नान्यान को तुरंत एक बुरी आशंका हुई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से पूछा, वू युआन, क्या हुआ है? आंसू रोकते हुए वू युआन ने बताया, हमारा काफिला मूल रूप से राजा के युद्ध के लूट के माल को लेने के लिए यान काउंटी जा रहा था, लेकिन हमें खबर मिली कि राजा की 30,000 सैनिकों की सेना उत्तरी राजकुमार से हार गई है। राजा यान काउंटी की दीवारों के नीचे युद्ध में शहीद हो गए, 20,000 सैनिक मारे गए हैं और 1 लाख सैनिकों को उत्तरी राजकुमार ने बंदी बना लिया है। वू युआन की रिपोर्ट सुनकर येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ दोनों को गहरा सदमा लगा और उनके चेहरे पीले पड़ गए, उन पर कोई रंग नहीं बचा। येल नान्यान सोफे पर गिर पड़ी, उनका हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और वह खुद से बुदबुदा रही थी, ये कैसे संभव है? अध्याय 140 अध्याय 140 अध्याय 130 येल नान्यान की योजना थी। अध्याय 140 अध्याय 130 येल नान्यान की योजना। अनुवादक 54,96,90,339। वू युआन की खबर सुनकर येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ दोनों काफी देर तक स्तब्ध रह गए। उस क्षण ये सोचकर कि शायद उसके चाचा भी युद्ध में मारे गए होंगे, शियाओ वेन्याओ इतनी कमजोर महसूस करने लगी कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे अपने पिता ग्रेट सुम के राजा के लिए बहुत कम सहानुभूति थी, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे एक उपकरण की तरह उत्तरी फ्री किंग के पास भेज दिया था ताकि वह अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी न हो। लेकिन उसके चाचा के बारे में उसकी भावनाएं अलग थीं, जिन्होंने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और नॉर्थ सिटी पर कब्जा करने के बाद उसे ग्रेट सम भेजने के बारे में रवाना होने से पहले बात भी की थी। अफसोस, अब वे सारी योजनाएं हवा में गायब हो गई थीं। येल नान्यान मन ही मन बुदबुदाई, हार कैसे हो सकती है? उत्तरी शहर की रक्षा के लिए इतने सैनिक नहीं होने चाहिए थे, भले ही वे जीत न पाए हों। राजा और उसके आदमियों को भागने में असमर्थ नहीं होना चाहिए था। खुद से बात करते हुए येल नान्यान ने अचानक ऊपर देखा और वू युआन को ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपने जो खबर सुनी है वह सच है? अभी भी रोते हुए वू युआन ने आगे कहा, मेरी मालकिन, मैंने इसे केवल सुना ही नहीं, मैंने ग्रेट सुम के सैनिकों को शवों को दफनाने के लिए कई बड़े गड्ढे खोदते हुए भी देखा, और जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो मैंने बर्बर जनजाति के बड़ी संख्या में सैनिकों को बांधकर कहीं ले जाते हुए देखा। वू युआन की बातें सुनकर येल नान्यान का दिमाग सुन्न हो गया। अगर वू युआन की कही बात सच थी तो ये स्काई वुल्फ किंग जनजाति के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। इस दक्षिणी अभियान में जनजाति के अधिकांश सक्षम पुरुष शामिल थे और इतने सारे पुरुषों के चले जाने से स्काई वुल्फ किंग जनजाति को एक विनाशकारी झटका लगा।
इतने सारे पुरुषों के चले जाने से स्काई वुल्फ किंग जनजाति को भोजन की चिंता कम होगी, लेकिन पुरुषों के बिना स्टेपी की अन्य जनजातियां निश्चित रूप से उन्हें निशाना बनाएंगी। खासकर नॉर्थ फ्रे किंग की जनजाति। बर्बर जनजातियां आपस में सौहार्दपूर्ण नहीं थीं और अक्सर युद्ध करती रहती थीं। यदि बर्बर जनजातियां सौहार्दपूर्ण होती तो वे कई प्रमुख जनजातियों में विभाजित नहीं होती, जिनमें से प्रत्येक का अपना शाही दरबार होता। हालांकि उत्तर फ्रे के राजा ने शुरू में आकाश भेड़िया राजा के कबीले को हजारों सैनिक दिए थे, जिससे दोनों कबीलों के बीच अच्छे संबंध दिखाई दिए, लेकिन ये केवल इसलिए था क्योंकि आकाश भेड़िया राजा के कबीले ने बदले में कई लाभों का वादा किया था और उत्तर फ्रे के राजा ने सैनिकों को प्रतीकात्मक रूप से भेजा था। अब जब आकाश भेड़िया राजा जा चुका था और कबीले ने इतने सारे पुरुषों को खो दिया था, तो उत्तर फ्रे का राजा नरमी नहीं बरतेगा। वह संभवतः अपने लोगों को आकाश भेड़िया राजा के कबीले से भोजन या महिलाओं को लूटने के लिए ले जाएगा। यदि नॉर्थ फ्री किंग स्काई वुल्फ किंग जनजाति से सारा भोजन छीन लेता है तो कई बुजुर्ग और बच्चे सर्दियों में जीवित नहीं रह पाएंगे। शायद अगली वसंत ऋतु तक स्काई वुल्फ किंग जनजाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। येल नान्यान को इससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर उत्तरी फ्रे का राजा अपनी सेना लेकर स्काई वुल्फ किंग जनजाति को लूटने आया तो वे उसे पकड़ सकते हैं और उसे उत्तरी फ्रे के राजा की पत्नी बनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। येल नान्यान अच्छी तरह जानती थी कि उत्तरी फ्री का राजा किस तरह का आदमी था और वह निश्चित रूप से उसके शाही दरबार में नहीं जाना चाहती थी। ये सोचते हुए येल नान्यान ने तुरंत खुद को संभाला। उन्हें अब खुद को बचाना था। हालात चाहे जैसे भी हों, उन्हें नॉर्थ सिटी द्वारा पकड़े गए 1 लाख बर्बर जनजाति के सैनिकों को छुड़ाना ही था। उन सैनिकों में नॉर्थ फ्रे किंग के कबीले के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख कैदियों के साथ निस्संदेह स्काई वुल्फ किंग कबीले के दसियों हजार लोग होंगे, भले ही नॉर्थ फ्रे किंग के सभी लोग जीवित बच गए हों। इसके अलावा येल नान्यान ने स्काई वुल्फ किंग जनजाति के केवल सैनिकों को ही छुड़ाने की योजना बनाई थी। खुद को संभालते हुए येल नान्यान ने तुरंत कहा, जनजातीय बुजुर्गों की बैठक तुरंत बुलाओ। वू युआन, तुम अभी जा सकते हो। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हुए वू युआन ने आज्ञा का पालन करते हुए कहा, जी मेरी मालकिन। येल नान्यान ने जमीन पर बैठी उदास श्याओ वेन्याओ पर एक नजर डाली, आह भरी और कहा, याओ याओ, तुम्हें भी बाहर जाना चाहिए। श्याओ वेन्याओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह धीरे से उठी और सीधे येल नान्यान के तंबू से बाहर निकल गई। उस क्षण श्याओ वेन्याओ भावहीन थी। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह मानो चलती फिरती लाश थी। वू युआन द्वारा लाई गई खबर उसके लिए इतनी भयावह थी कि वह शोक मनाना ही भूल गई। कुछ ही देर में स्काई वुल्फ किंग जनजाति के बुजुर्ग येल नान्यान के विशाल तंबू के अंदर प्रकट हुए। उस समय बुजुर्गों को पता नहीं था कि क्या हुआ था। उन्होंने अभी अभी वू युआन को महिला के तंबू से निकलते देखा था और सोचा था कि उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि स्काई वुल्फ किंग ने पूरे उत्तरी शहर पर कब्जा कर लिया था। बुजुर्ग लोग महिला के तंबू के अंदर जमीन पर बैठे थे और उनमें से एक ने पूछा, महामहिम, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने हमें क्यों बुलाया है? क्या ऐसा हो सकता है कि राजा ने उत्तरी शहर पर कब्जा कर लिया हो? येल नान्यान का चेहरा पीला पड़ गया था और एक आह भरते हुए उसने कहा, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। येल नान्यान ने सवाल का जवाब देने के बजाय कुछ इतना अशुभ कहा। ये देखकर बुजुर्ग लोग स्तब्ध रह गए और उनके मन में एक बुरा एहसास पनपने लगा। उसी क्षण एक अन्य बुजुर्ग ने जोर देकर कहा, महामहिम, क्या हुआ है? कृपया हमें बताइए। तब येल नान्यान ने कहा, राजा पराजित हो गया है और 2 लाख सैनिक मारे गए हैं तथा 1 लाख अन्य को उत्तरी शहर ने बंदी बना लिया है। राजा स्वयं यान काउंटी की दीवारों के नीचे मारा गया। ये शब्द सुनते ही मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। तंबू में मौजूद सभी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उनका दिमाग सुन्न हो गया, ठीक वैसे ही जैसे येल नान्यान ने खबर सुनते ही प्रतिक्रिया दी थी। अध्याय 141, अध्याय 141, अध्याय 130 येल नान्यान की योजना _2। अध्याय 141, अध्याय 130 येल नान्यान की योजना _2। अनुवादक 5496903339। वे येल नान्यान द्वारा कहे गए शब्दों पर न तो विश्वास कर सकते थे और न ही विश्वास करने का साहस कर सकते थे। वह 3 लाख सैनिकों की सेना थी और 3 लाख घुड़सवार भी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस बार कई ग्रैंड मास्टर थे और किसी को नहीं पता था कि 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों की संख्या कितनी थी, जबकि नॉर्थ सिटी में केवल 30,000 सैनिक थे। उन्हें भला कैसे हराया जा सकता है? भले ही वे यान काउंटी पर विजय प्राप्त न कर पाए हों, लेकिन उनका राजा यान काउंटी की दीवारों के भीतर युद्ध में नहीं मारा गया होता। बर्बर जनजाति के 3 लाख घुड़सवार इतनी तेजी से आगे बढ़े कि अगर वे भागना चाहते तो आसानी से अपने शाही दरबार में वापस लौट सकते थे। लेकिन अब रानी ने उन्हें सूचित किया था कि न केवल 2 लाख बर्बर जनजाति के सैनिक मारे गए थे, बल्कि शेष 1 लाख बर्बर जनजाति के सैनिकों को भी महान जिया के लोगों ने पकड़ लिया था। ये कैसे संभव हो सकता है? येल नान्यान ने उनके अविश्वास को देखा और जान लिया कि वे इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन ये संदेश वू युआन द्वारा वापस लाया गया था और जल्द ही वे इस खबर की पुष्टि करने में सक्षम होंगे। दरअसल स्काई वुल्फ किंग से इतने लंबे समय तक कोई संदेश न मिलने के कारण येल नान्यान के दिल में एक अशुभ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। लेकिन शुरुआत से ही उसने ये कल्पना नहीं की थी कि स्काई वुल्फ किंग की सेना का ऐसा हश्र होगा। 3 लाख बर्बर जनजाति के सैनिकों में से कोई भी उत्तरी शहर से बाहर नहीं निकल पाया। इससे क्या संकेत मिलता है?
इससे संकेत मिलता है कि उत्तरी शहर तैयार रहा होगा और यह अत्यधिक संभावना थी कि स्काईवुल्फ किंग की सेना घिरी हुई थी, जिससे उनके पास भागने का कोई मौका नहीं बचा था। अन्यथा बर्बर जनजाति के वे 1 लाख सैनिक आत्मसमर्पण करके महान जिया के बंदी नहीं बन जाते। येल्व नान्यान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ क्या हुई थी। इस समय 2 बुजुर्ग एल्डर्स ने येल्व नान्यान की खबर सुनकर सीधे अपना सिर पीछे की ओर पटक दिया और बेहोश हो गए। अन्य बुजुर्गों को होश आ गया और वे तुरंत उन दोनों बुजुर्गों के पास पहुंचे। महापुजारी, एल्डर फू, आपको डटे रहना होगा। महायाजक, क्या आप ठीक हैं? एल्डर फू, जाग जाओ। तंबू में अफरा तफरी मचते देख येल्व नान्यान ने उन्हें नहीं रोका। न जाने कितने समय बाद प्रधान पुजारी और एल्डर फू को आखिरकार होश आया और बुजुर्ग धीरे धीरे इस क्रूर समाचार को स्वीकार करने लगे। वे इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि अभी शोक मनाने का समय नहीं है और न ही किसी पर दोष मढ़ने का समय है। आकाश भेड़िया राजा के कबीले ने अचानक लाखों लोगों को खो दिया था और इसके अलावा कई कबीलों को आकाश भेड़िया राजा के शाही दरबार के स्थान का पता था। एक बार जब उन जनजातियों को आकाश भेड़िया राजा की मृत्यु और लाखों सैनिकों के नुकसान के बारे में पता चलेगा तो वे निश्चित रूप से उन्हें लूटने के लिए लोगों को भेजेंगे, विशेषकर उत्तर से आने वाला नॉर्थ फ्री किंग। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे तुरंत आगे बढ़ें। वे यहाँ और नहीं रह सकते थे। हालांकि राज दरबार को स्थानांतरित करने में बहुत समय लगेगा और चूंकि उनके कबीले में अब वयस्क पुरुषों की संख्या न के बराबर थी, इसलिए इसमें और भी अधिक समय लगेगा। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि अगर इस समय ये खबर लीक हो गई तो इससे मैदानी इलाकों के अन्य कबीलों का ध्यान समय से पहले ही आकर्षित हो जाएगा। इस समय प्रधान पुजारी ने बुजुर्गों के समर्थन से येल्व नान्यान की ओर देखा और पूछा, रानी, क्या हमारे राजा की हार की पुष्टि हो गई है? येल्व नान्यान ने जवाब दिया, अभी नहीं। ये खबर वू युआन उत्तरी शहर से लेकर आया है। हालांकि मैं जल्द ही किसी से इसकी पुष्टि करवा लूंगा। फिलहाल मान लेते हैं कि यह खबर सच है। कुछ देर सोचने के बाद प्रधान पुजारी ने पूछा, रानी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? बुजुर्गों ने इस हार का दोष येल्व नान्यान पर नहीं लगाया। आखिर ये 3 लाख घुड़सवारों की सेना थी। इतनी बड़ी घुड़सवार सेना का ग्रेट शिया द्वारा पराजित होना किसी महिला की गलती तो हो ही नहीं सकती थी। तार्किक रूप से भले ही वे शुरू से ही महान जिया राजवंश के जाल में फंस गए हों, लेकिन दक्षिण की ओर बढ़ रही 3 लाख सैनिकों की सेना के साथ यह असंभव लगता है कि पूरी सेना का सफाया हो जाए। इसमें अन्य कारक भी शामिल होने चाहिए। आकाश भेड़िया राजा की जनजाति के बुजुर्ग बनने के योग्य सभी लोग अपेक्षाकृत चतुर थे और वे अच्छी तरह जानते थे कि अभी जवाबदेही का समय नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद येल्व नान्यान ने कहा, हम अपने कबीले के आम लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते। बाद में परिषद की बैठक के बाद आप बाहर जाकर हमारे लोगों को बता दीजिए कि राजा ने उत्तरी शहर पर कब्जा कर लिया है। उनसे कहिए कि वे तुरंत अपना सामान समेट लें, हम उत्तरी शहर जा रहे हैं। येल्व नान्यान की बातें सुनकर बुजुर्गों को तुरंत उसके कार्यों का कारण समझ में आ गया। अगर हम अब कबीले के लोगों को हार के बारे में बता देंगे तो इससे निश्चित रूप से दहशत फैल जाएगी। घबराहट होना एक बात है, लेकिन मुख्य चिंता खबर के लीक होने का खतरा है। यदि घास के मैदानों पर रहने वाली अन्य जनजातियों को उनकी हार के बारे में पता चल जाता है तो वे निश्चित रूप से उन पर अचानक हमला करने का अवसर तलाशेंगे। एक ओर तो वे लोगों को बताते हैं कि महान राजा ने उत्तरी नगर पर विजय प्राप्त कर ली है, वहीं दूसरी ओर वे उन्हें उत्तरी नगर में बसने के लिए तैयार करते हैं। यदि कुछ जनजातियों को शाही दरबार को स्थानांतरित करने की उनकी योजना का पता भी चल जाए तो उनके अपने ही लोग उन्हें यह विश्वास दिला सकते हैं कि उन्होंने वास्तव में उत्तरी नगर पर विजय प्राप्त कर ली है और शाही दरबार का वहां स्थानांतरण जल्द ही होने वाला है। लेकिन वास्तव में वे केवल एक अलग स्थान पर जा रहे हैं। येल्व नान्यान ने आगे कहा, इसके अलावा मैं वू युआन को उत्तरी शहर में उत्तरी राजकुमार के साथ बातचीत करने के लिए भेजूंगा ताकि ये देखा जा सके कि क्या हम अपने सैनिकों के बदले मवेशियों और भेड़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। कोई भी जनजाति अपने सक्षम पुरुषों के बिना नहीं रह सकती। येल्व नान्यान की बातें सुनकर बुजुर्ग चुप हो गए। अब उनके पास यही एकमात्र रास्ता बचा था। इस दौरान तंबू के बाहर श्याओ वेन्याओ एक घास के ढलान पर बैठी उत्तर शहर की दिशा में चुपचाप देख रही थी। उसी क्षण वू युआन उसके पास आया और फिर बोला, महामहिम, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे आपको ये बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे पता चला है कि जनरल शियाओ की मृत्यु नहीं हुई है और वह वर्तमान में यान काउंटी की कालकोठरी में कैद है। ये सुनकर शियाओ वेन्याओ की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत वू युआन की ओर मुड़कर उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा, वू युआन, क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? मेरे चाचा मरे नहीं हैं, वो सचमुच जीवित हैं, है ना? शियाओ वेन्याओ की घबराहट देखकर वू युआन ने सिसकते हुए कहा, हाँ, मुझे पता चला है कि जनरल शियाओ को काल कोठरी में बंद कर दिया गया है और वह हर दिन यातनाएं झेल रहा है। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने नॉर्थ सिटी के बारे में और अधिक जानकारी जुटाई होती तो शायद जनरल शियाओ आज इस स्थिति में नहीं होते। मैं मरने के लायक। वू युआन की बातें सुनकर जियाओ वेन्याओ ने उसका कॉलर छोड़ दिया और फिर मन ही मन बुदबुदाई, वाह, मेरे चाचा मरे नहीं हैं। इस समय जियाओ वेन्याओ को अचानक कुछ सूझा और उसने पूछना जारी रखा, वू युआन, क्या तुम जानते हो कि उत्तरी राजकुमार को क्या पसंद है? मुझे अपने चाचा की वापसी के बदले में वह चीज देनी होगी। बर्बर जनजाति और महान शिया राजवंश के बीच कैदियों का आदान प्रदान वास्तव में एक बहुत ही सामान्य प्रथा थी। अपनी स्थापना के बाद से महान शिया राजवंश ने उत्तरी जनजातियों के साथ अनगिनत युद्ध लड़े थे। प्रत्येक युद्ध के बाद महान जिया राजवंश और बर्बर जनजाति कैदियों का आदान प्रदान करते थे।
यदि किसी एक पक्ष के पास देने के लिए कोई कैदी नहीं होते थे तो वे बदले में संसाधनों का उपयोग करते थे, जैसे मवेशी, भेड़ें या अनाज, नमक और लोहा जैसी खाद्य सामग्री। यदि बर्बर जनजाति अपने लोगों को छुड़ाना चाहती तो वे घोड़ों, मवेशियों और भेड़ों का उपयोग करते, जबकि महान जिया राजवंश अपने सैनिकों को वापस लाने के लिए नमक और लोहे का उपयोग करता। बेशक भले ही महान शिया राजवंश अपने सैनिकों को वापस बुला लेता, लेकिन उन सैनिकों पर पहले की तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। हालांकि आम जनता का मनोबल गिरने से बचाने के लिए महान शिया सरकार आमतौर पर अपने सैनिकों को वापस लाने के लिए कुछ संसाधन खर्च करती थी। कैदियों के बार बार आदान प्रदान के कारण ही येल नान्यान ने आकाश भेड़िया राजा की पराजय के बारे में जानने पर तुरंत मवेशियों और भेड़ों को कैदियों के बदले में देने का विचार किया। शियाओ वेन्याओ ने भी अपने चाचा को बचाने के बदले में कुछ देने पर विचार किया था। शियाओ वेन्याओ का प्रश्न सुनकर वू युआन ने आह भरी और फिर कहा, अफसोस महाराज, जहाँ तक मुझे पता है उत्तरी राजकुमार को केवल एक ही चीज पसंद है और वह है सुंदर महिलाओं की संगति। इसके अलावा वह केवल सबसे खूबसूरत महिलाओं को ही पसंद करता है। केवल हमारी रानी और आप ही उस प्रकार की महिलाएं हैं जिन्हें उत्तरी राजकुमार पसंद करता है। शियाओ वेन्याओ का दिमाग सुन्न हो गया और वह वहीं जम गई। काफी देर रुकने के बाद स्थिति को स्वीकार करने से इनकार करते हुए जियाओ वेन्याओ ने पूछा, क्या हम अपने चाचा के बदले में मवेशियों और भेड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? वू युआन ने कहा, अगर ये सिर्फ साधारण सैनिक होते तो उत्तरी राजकुमार शायद हमें इन्हें मवेशियों और भेड़ों के बदले छोड़ने की अनुमति दे देते, लेकिन जनरल शियाओ एक मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो अगला स्काई वुल्फ किंग वही हो सकते हैं। महान शिया उन्हें इतनी आसानी से वापस नहीं जाने देंगे जब तक कि हम उन्हें कुछ ऐसा न दिखा दें जो उन्हें सचमुच पसंद आए। वू युआन की बातें सुनकर शियाओ वेन्याओ चुप हो गई। तभी बर्बर जनजाति का एक सैनिक वू युआन के पास आया और बोला, वू युआन, रानी आपको बुला रही हैं। उन्हें आपके लिए एक काम है। तब वू युआन ने शियाओ वेन्याओ से कहा, महामहिम, मुझे अब महारानी के पास जाना होगा। अपने विचारों को बेकाबू न होने दें और कृपया जनरल शियाओ के बदले खुद को बेचने का विचार न करें। उत्तरी राजकुमार एक व्यभिचारी व्यक्ति है। यदि आप उत्तरी शहर जाती हैं तो कौन जाने आपको किस प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। अध्याय 142, अध्याय 142, अध्याय 131 हम आमने सामने बातचीत करते हैं। अध्याय 142, अध्याय 131 हम आमने सामने बातचीत करते हैं। अनुवादक 54,96,90,339। वू युआन के विदाई के शब्द सुनकर शियाओ वेन्याओ का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? अगर उत्तरी राजकुमार को सुंदर महिलाएं पसंद थीं और वह उसकी पसंद की थी तो क्या उसे उसके चाचा की वापसी के बदले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? लेकिन शियाओ वेन्याओ को वू युआन द्वारा दी गई याद दिला दी गई बात याद आ गई। उत्तरी राजकुमार एक व्यभिचारी था और वह स्वयं बर्बर जनजाति की एक महिला थी। अगर वह सचमुच नॉर्थ प्रिंस मेंशन जाती तो संभवतः वह नॉर्थ प्रिंस की महिला दासियों में से एक बनकर रह जाती और वह उसे किस तरह प्रताड़ित करता ये कहना मुश्किल था। वह केवल इतना जानती थी कि उसके पिता अक्सर रानी की पीठ पीछे ग्रेट सुम की महिलाओं को एक विशेष तंबू में चुपके से ले जाते थे जहां वह उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करते थे, जिससे अक्सर वे महिलाएं पीड़ा से चीखते हुए मरने की इच्छा करने लगती थीं। यदि उसके स्वयं के पिता ग्रेट सुम की महिलाओं को नियमित रूप से प्रताड़ित करते थे तो उत्तरी राजकुमार स्काई वुल्फ किंग की बेटी के साथ दयालुता से कैसे व्यवहार कर सकता था? इस विचार मात्र से ही शियाओ वेन्याओ का कोमल शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। हालांकि जब उसने सोचा कि उसके चाचा बचपन से ही उसके प्रति कितने दयालु रहे हैं और अगर उसने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की तो उनकी उत्तरी शहर की जेल में मौत हो सकती है, तो उसका संकल्प और मजबूत हो गया। अब वह उसका एकमात्र बचा हुआ रिश्तेदार था और वह इस आखिरी रिश्तेदार को भी खोना नहीं चाहती थी। इसके अलावा भले ही वह उत्तरी शहर न जाती, फिर भी इस बात की पूरी संभावना थी कि उत्तरी प्री किंग उसे अपने साथ ले जाने के लिए आ जाता। उसके पिता ने मूल रूप से उसे उत्तरी प्री राजा को सौंपने की पेशकश की थी और अब जबकि वह पराजित हो चुका है, उत्तरी प्री राजा को जब इस बारे में पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से उसे पकड़ने के लिए उनके राजकुमार के महल में आएगा। उत्तरी राजकुमार की तुलना में जियाओ वेन्याओ उत्तरी राजकुमार के हाथों कष्ट सहना अधिक पसंद करेगा। आखिरकार उत्तरी राजकुमार एक महान व्यक्तित्व का धनी था जिसे नरभक्षण की आदत नहीं थी और वह स्नान भी करता था। यातना सहना भी अभी तक असभ्य उत्तरी प्री जनजाति से निपटने से बेहतर होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए जियाओ वेन्याओ ने चुपचाप एक निर्णय लिया। एक ही समय पर वू युआन येल नान्यान के तंबू में पहुंचा। जैसे ही वू युआन अंदर आया और बोलने ही वाला था, येल नान्यान ने कहा, वू युआन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अगर तुम ये काम पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हें 1,00,000 ताइल चांदी दूंगा। ये सुनकर वू युआन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, राजकुमारी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और मैं आपका चांदी का सिक्का लेने की हिम्मत नहीं करता। येल नान्यान ने कहा, यदि आप इस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो आपने पूरे स्काई वुल्फ किंग जनजाति की बहुत बड़ी सेवा की होगी और इसके लिए आपको 1,00,000 ताइल चांदी मिलेगी। वू युआन ने तुरंत कहा, कृपया मुझे बताइए राजकुमारी, चाहे कुछ भी हो मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपना जीवन आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा और अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद ही मरूंगा।
येल नान्यान ने कहा, मुझे आपकी जरूरत है कि आप नॉर्थ प्रिंस मैंशन जाएं और नॉर्थ प्रिंस से बातचीत करें। हम स्काई वुल्फ किंग जनजाति अपने सैनिकों के बदले घोड़े, गाय और भेड़ देने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर वू युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, राजकुमारी, मुझे डर है कि मैं इस मामले में निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाऊंगा। येल नान्यान ने पूछा, ऐसा क्यों? क्या आपको डर है कि उत्तरी राजकुमार को पता चल जाएगा कि आप बर्बर जनजाति के लिए काम कर रहे हैं और वह आपको पकड़कर मौके पर ही मार डालेगा? अगर ऐसा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्थ प्रिंस को आपकी संलिप्तता के बारे में एक शब्द भी नहीं बताएंगे। बस इतना कह दीजिए कि आपके कारवां ने संयोगवश स्काई वुल्फ किंग जनजाति से गायों और भेड़ों का व्यापार किया था। नॉर्थ प्रिंस शायद ही आपको परेशान करेगा। उत्तरी शहर में कई कारवां बर्बर जनजाति के साथ इस तरह के लेन देन करते रहे हैं, जैसे कि फर का व्यापार और निश्चित रूप से गायों और भेड़ों का व्यापार। यदि बर्बर जनजाति के साथ लेन देन करने मात्र से किसी को मार दिया जाए तो संभवतः कारवां उत्तरी शहर में आना बंद कर देंगे और शहर और भी गरीब हो जाएगा। नॉर्थ सिटी पहले से ही इतनी गरीब है कि वहां आने वाले कारवां का मुख्य उद्देश्य वहां से गुजरना और उत्तरी बर्बर जनजातियों के साथ व्यापार करना होता है। येल नान्यान का मानना था कि भले ही उत्तरी राजकुमार व्यापार को न समझता हो, लेकिन निश्चित रूप से उसके अधीन कोई न कोई इस तर्क को समझेगा और वे संभवतः व्यापारी वू युआन को परेशान नहीं करेंगे। वू युआन ने कहा, राजकुमारी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उत्तरी राजकुमार सचमुच स्काई वुल्फ किंग जनजाति से बातचीत करना चाहता है तो वो शायद सीधे आपसे ही बात करेगा। मैं तो बस एक व्यापारी हूँ और ज्यादा से ज्यादा संदेश ही पहुंचा सकता हूँ। वू युआन की बातों से येल नान्यान को तुरंत उनकी बात समझ आ गई। अब जबकि स्काई वुल्फ किंग जनजाति में कुछ ही लोग बचे थे, नॉर्थ प्रिंस संभवतः जनजाति की स्थिति का अंदाजा लगा लेंगे और चूंकि उन्होंने कैदियों की अदला बदली का प्रस्ताव रखा था, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से शर्तों पर बातचीत करने की आवश्यकता होगी। यदि वह स्वयं उपस्थित नहीं होती तो नॉर्थ प्रिंस को लग सकता था कि स्काई वुल्फ किंग जनजाति में ईमानदारी की कमी है। इसके अलावा ये बंदियों की कोई छोटी संख्या नहीं थी। यह ऐसा मामला नहीं था जिसे एक या दो चर्चाओं में सुलझाया जा सके और उत्तरी राजकुमार तो अत्यधिक मांगे भी कर सकता था। व्यापारी वू युआन के माध्यम से बातचीत कराने से शायद ऐसी शर्तें सामने न आएं जिन्हें स्काई वुल्फ किंग जनजाति स्वीकार कर सके। ये सोचते हुए येल नान्यान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या उसे सचमुच खुद उत्तरी राजकुमार से मिलने की जरूरत थी? काफी विचार विमर्श के बाद येल नान्यान ने अंततः उत्तरी राजकुमार के साथ बातचीत में स्काई वुल्फ किंग जनजाति का प्रतिनिधित्व करने की पहल करने का फैसला किया। फिर उसने कहा, हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले आप नॉर्थ प्रिंस को हमारी बातचीत करने की मंशा बताएं और देखें कि क्या उसकी कोई शर्तें हैं। अगर वह हमारे सैनिकों को जाने देने के लिए तैयार है तो हम आमने सामने बातचीत के लिए मिलने का प्रस्ताव रखेंगे। वू युआन ने कहा, जी राजकुमारी, मैं तुरंत उत्तरी शहर जाऊंगा और उत्तरी राजकुमार को आपकी मंशा बता दूंगा। ये कहते ही वू युआन उठकर तंबू से बाहर जाने की तैयारी करने लगा। उसी क्षण येल नान्यान को अचानक कुछ सूझा और उसने आगे कहा, रुको, जब तुम इस बार उत्तरी शहर जाओ तो पता कर लेना कि क्या हमारे बर्बर कबीले के कोई सेनापति अभी भी जीवित हैं। अध्याय 143 अध्याय 143 अध्याय 131 हम आमने सामने बातचीत करते हैं _2 अध्याय 143 अध्याय 131 हम आमने सामने बातचीत करते हैं _2 अनुवादक 54,96,90,339। वू युआन ने तुरंत कहा, राजकुमारी को जवाब देते हुए, ये सेवक जानता है कि जनरल शियाओ अभी भी जीवित हैं और यान काउंटी की जेल में कैद हैं और ऐसा लगता है कि उत्तरी राजकुमार का कैदी को ग्रेट सुन दरबार में पेश करने का कोई इरादा नहीं है। वू युआन का जवाब सुनकर येल नान्यान थोड़ी उत्साहित हो गई और उसने तुरंत पूछा, क्या आपको यकीन है कि जनरल जियो अभी भी जीवित हैं? वू युआन ने उत्तर दिया, इस नौकर ने इसके बारे में केवल सुना है, इसलिए वह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता। इसके अलावा ये खबर कई लोगों को पता है और इस नौकर ने ये जानकारी उत्तरी शहर के एक सैनिक से प्राप्त की है। उत्तर नगर के उस सैनिक के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद उत्तर नगर के सैनिकों ने बर्बर जनजाति के एक सेनापति को यान काउंटी की जेल में कैद करवा दिया और उत्तर राजकुमार ने तो एक चिकित्सक से उसका इलाज भी करवाया। उस सैनिक के विवरण के आधार पर इस सेवक ने अनुमान लगाया कि वह सेनापति जनरल शियाओ ही होगा। येल नान्यान ने गहरी सांस ली। अब जबकि स्काई वुल्फ जनजाति में कोई भी मास्टर लेवल योद्धा नहीं बचा था, अगर जियाओ पेंथियन अभी भी जीवित था तो उन्हें उसे हर कीमत पर वापस लाना होगा। यदि स्काई वुल्फ जनजाति के पास उनका नेतृत्व करने के लिए कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं होता तो उत्तरी भूमि के घास के मैदानों पर जीवित रहना मुश्किल होता। अपनी भावनाओं को शांत करते हुए येल नान्यान ने आगे कहा, इस बार जब आप उत्तरी शहर जाएं तो आपको जनरल शियाओ के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी होगी। एक बार यह पुष्टि हो जाए कि जनरल शियाओ अभी भी जीवित हैं तो तुरंत किसी को हमारे पास संदेश भेजने के लिए कहें। वू युआन ने कहा, जी हाँ राजकुमारी। इसके बाद येल नान्यान ने कहा, ठीक है, अपनी तैयारियों में जल्दी करो और तुरंत नॉर्थ सिटी के लिए रवाना हो जाओ। वू युआन ने झुककर कहा, ये सेवक अब आपसे विदा लेता है। इसके तुरंत बाद वू युआन मुड़ा और तंबू से बाहर निकल गया। वू युआन को जाते हुए देखकर येल नान्यान ने गहरी आह भरी। स्काई वुल्फ जनजाति का शाही दरबार कई बार स्थानांतरित हो चुका था और उसने स्काई वुल्फ राजा के दरबार के प्रवास का कई बार अनुसरण किया था, जब तक कि उन्होंने अंततः एक नदी के पास इस स्थान को नहीं चुन लिया। उसने सोचा था कि जब वे अगली बार शाही दरबार को स्थानांतरित करेंगे तो वे सीधे उत्तरी शहर जाएंगे और पानी और घास की तलाश में खानाबदोश जीवन नहीं जिएंगे।
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे एक बार फिर निरंतर उथल पुथल भरे जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। इस विचार के आते ही उसके मन में उस जीवन की छवियां उभर आईं जिसका वर्णन उसकी मां ने बचपन में उसे किया था। एक ऐसा जीवन जिसमें भूख या ठंड की चिंता न हो, भेड़ियों और जंगली जानवरों का डर न हो, रात में हर घर में जगमगाती रोशनी हो, सड़कें और गलियां खाने पीने की चीजों से भरी हों, जहां भी वह चले स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले, रात में घर लौटकर नौकरों द्वारा तैयार स्नानघर पाए, तुरंत स्नान करे और गर्म सुगंधित बिस्तर में सो जाए और अगले दिन एक सुंदर और चिंतामुक्त दिन की शुरुआत करे। शायद वह कभी ऐसा जीवन न जिए। उसकी माँ, जो कभी महान धनवान महिला थी, बर्बर जनजाति में लाए जाने के बाद से ऐसा जीवन नहीं जी पाई थी और दोबारा ऐसा जीवन जिए बिना ही उसकी मृत्यु हो गई। भला वह ऐसा शानदार जीवन कैसे जी सकती थी? येल्व नान्यान ने खुद को शांत करने की कोशिश की, ज्यादा न सोचने का फैसला किया। फिलहाल सबसे जरूरी था बर्बर जनजाति के सक्षम पुरुषों और शियाओ पेंगथियन को छुड़ाना। सर्वप्रथम स्काई वुल्फ जनजाति की रक्षा करना। यदि स्काई वुल्फ जनजाति का पतन हो जाता तो उसका भाग्य और भी दुखद होता। वह बचपन में बिताए उस दयनीय जीवन को दोबारा नहीं जी सकती थी। कुछ दिनों के बाद नॉर्थ प्रिंस मैंशन, लू चेन अपने अध्ययन कक्ष में ब्रोकेड गार्ड से प्राप्त खुफिया रिपोर्टों की जांच कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लू चेन ने उदासीनता से कहा, अंदर आ जाओ। तभी दरवाजा खुला और किन युशान अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई। महामहिम, उन्होंने अभिवादन किया। अपने हाथ में मौजूद खुफिया जानकारी को देखते हुए लू चेन ने सहमति में गुनगुनाया और पूछा, क्या बात है? किन युशान ने अपने हाथ में मौजूद सूचना को लू चेन की मेज पर रखते हुए कहा, महामहिम, वू युआन लौट आया है और वह ये खबर लाया है कि आकाश भेड़िया राजा की पत्नी आपसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहती है। वे बर्बर जनजाति और शियाओ पेंगथियन के बंधकों को घोड़ों या पशुधन के बदले छुड़ाने की योजना बना रहे हैं। ये शब्द सुनकर लू चेन क्षण भर के लिए चौंक गया। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद खुफिया जानकारी को नीचे रख दिया और किन युशान द्वारा मेज पर रखी गई रिपोर्ट पर एक नजर डाली। लू चेन ने शुरू में अनुमान लगाया था कि स्काई वुल्फ जनजाति हार मान लेगी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि स्काई वुल्फ किंग की पत्नी व्यक्तिगत रूप से उससे बातचीत करने का इरादा रखती है। आखिरकार बातचीत एक जोखिम भरा मामला है। ये बहुत संभव है कि बातचीत करने आए लोग कभी वापस न लौटें। आकाश भेड़िया राजा की पत्नी उसकी कल्पना से कहीं अधिक बहादुर थी। ये पोशाक वास्तव में उस महिला के लिए उपयुक्त है जो स्काई वुल्फ जनजाति के भीतर सत्ता का प्रयोग कर सकती है। लू चेन ने शुरू में जनजाति को विभाजित करने के लिए शियाओ पेंगथियन को आकाश भेड़िया राजा बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब यह अनावश्यक प्रतीत होता है। खुफिया जानकारी से लू चेन को पता चला कि स्काई वुल्फ किंग का शाही दरबार पहले ही हरकत में आ चुका है। ये स्पष्ट रूप से नॉर्थ फ्रे किंग और अन्य बर्बर जनजाति गुटों के खिलाफ एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम था। ऐसा प्रतीत होता था कि हाल की हार ने उनमें एक बड़ा संकट पैदा कर दिया था और जियाओ पेंगथियन के साथ उन्हें और अधिक उकसाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चाहे जियाओ पेंगथियन वापस लौटे या नहीं, स्काई वुल्फ जनजाति के लोगों की नजर में वह अगला स्काई वुल्फ राजा था। अब पूरे स्काई वुल्फ ट्राइब में कोई भी मास्टर लेवल का योद्धा न होने के कारण अनिच्छा से ही सही उन्हें जियाओ पेंगथियन को नए स्काई वुल्फ किंग के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इसलिए उनके लिए शियाओ पेंगथियन को आकाश भेड़िया राजा के रूप में स्वीकार करना वास्तव में उन्हें विभाजित करने का काम नहीं करेगा, बल्कि वे शियाओ पेंगथियन को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस समय लू चेन ने खुफिया रिपोर्ट को मेज पर रख दिया और अपनी सीट से उठ गया। उन्होंने कहा, चलिए शियाओ पेंगथियन को देखते हैं। ये कहते हुए लू चेन अध्ययन कक्ष से निकलकर उस जेल की ओर चल पड़ा जहां जियाओ पेंगथियन को रखा गया था। स्काई वुल्फ किंग की पत्नी के साथ होने वाली आगामी बातचीत के लिए लू चेन ने शियाओ पेंगथियन को साथ लाने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य पूरे स्काई वुल्फ जनजाति को नॉर्थ सिटी के नियंत्रण में लाना था। अध्याय 144, अध्याय 144, अध्याय 131 हम आमने सामने बातचीत करते हैं _3। अध्याय 144, अध्याय 131 हम आमने सामने बातचीत करते हैं _3। अनुवादक 54,90,339। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जियाओ पेंगथियन के मन में अब क्या है। यदि जियाओ पेंगथियन सहमत हो जाता है तो उत्तरी शहर में बर्बर जनजाति के सैनिकों की संख्या बढ़ जाएगी। मैदानी इलाकों में युद्ध के दौरान बर्बर जनजाति के अन्य सदस्यों का पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ही समय बाद लू चेन शियाओ पेंगथियन के सामने प्रकट हुआ। इस समय जियाओ पेंगथियन पहले की तुलना में काफी बेहतर मूड में था। हालांकि उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरा दिख रहा था। जेलर ने उसे जेल में उपलब्ध सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया था, एक ऐसी विलासिता जिसका आनंद बाहर के बर्बर जनजाति के कैदी नहीं उठा सकते थे। जब लू चेन आया तो शियाओ पेंगथियन ने बस अपना सिर उठाकर उसे देखा। वह बिस्तर से उठा नहीं, बल्कि अपना सिर नीचे करके करवट लेकर लेटा रहा। उसकी आंखें हल्की बंद थीं, मानो वह सो रहा हो। लू चेन ने उदासीनता से पूछा, जनरल शियाओ, आपने क्या निर्णय लिया है? जियाओ पेंगथियन ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपने जो कुछ भी कहा है वह सच है। नहीं, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपने वादे निभाएंगे। अगर ग्रेट सम के किसी और व्यक्ति ने ये शर्त रखी होती तो शायद वह इसे संभव मान लेता, लेकिन उसे स्काई वुल्फ किंग बनाने का प्रस्ताव उत्तरी राजकुमार की ओर से आया था।
वह भला उस उत्तरी राजकुमार पर भरोसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था जिसने बर्बर जनजातियों को धोखा देने के लिए अक्षमता का नाटक किया और एक ही बार में 3 लाख सैनिकों की बर्बर सेना को अपने जाल में फंसा लिया। उत्तरी राजकुमार की योजनाएं बहुत गहरी थीं। हालांकि उत्तर राजकुमार की आयु केवल 16 या 17 वर्ष थी, फिर भी वर्तमान शियाओ पेंगथियन उसे बच्चा समझने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यदि वह उत्तर राजकुमार को पहले की तरह एक तुच्छ बच्चा समझता तो उसके स्काई वुल्फ किंग कबीले का घोर विनाश हो सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उत्तरी राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया हो, लेकिन लू चेन ने शियाओ पेंगथियन की वफादारी के स्तर के माध्यम से उसके भीतर की उथल पुथल को भांप लिया। नाम जियाओ पेंगथियन। स्थिति बर्बर जनजाति स्काई वुल्फ किंग जनजाति का महान सेनापति, उत्तरी शहर का कैदी। सामर्थ्य ग्रैंडमास्टर स्तर, सीलबंदावस्था, निष्ठा 60। जियाओ पेंगथियन की वफादारी अब स्वीकार्य स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह निश्चित रूप से प्रस्ताव स्वीकार करना चाहेगा। आखिरकार एक स्थिर जीवन वह था जिसकी स्काई वुल्फ किंग जनजाति हमेशा से कामना करती रही थी। यदि जीवन की स्थिरता, भूखमरी और ठंड से बचने की चिंता न होती तो वे इस बार 3 लाख सैनिकों को लेकर उत्तरी शहर पर हमला करने नहीं जाते। यही उनका प्राथमिक लक्ष्य था। यदि लू चेन सचमुच पूरे स्काई वुल्फ किंग कबीले को उत्तरी शहर में स्थानांतरित होने और बसने की अनुमति देने और उन्हें साधना सिखाने के लिए सहमत हो जाता तो वह निश्चित रूप से मान जाता। लेकिन अहम बात यह थी कि उसे उत्तरी राजकुमार पर भरोसा नहीं था। उत्तरी राजकुमार की धूर्तता बहुत गहरी थी। जियाओ पेंगथियन, जो पहले एक बार उसकी चालाकी का शिकार हो चुका था, स्वाभाविक रूप से बहुत सतर्क था। उसी क्षण लू चेन ने कहा, मैं आज न केवल आपके निर्णय के बारे में पूछने आया हूँ, बल्कि आपके साथ कुछ समाचार साझा करने भी आया हूँ। जियाओ पेंगथियन ने उत्सुकता से पूछा, क्या खबर है? आपकी रानी मुझसे बातचीत करने के लिए मिलने की योजना बना रही हैं। वह आपके बर्बर कबीले के सैनिकों और आपको रिहा करने के बदले में घोड़े, मवेशी और भेड़ें देना चाहती हैं। जनरल शियाओ, क्या आपको लगता है कि मैं सहमत हो जाऊंगा? ये सुनकर जियाओ पेंगथियन का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया क्योंकि उसे पहले से ही रानी के ऐसा करने की आशंका थी। अब बातचीत के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर ग्रेट सम का कोई और व्यक्ति होता तो बातचीत की बहुत अधिक संभावना होती और शायद वे कुछ बर्बर जनजाति के सैनिकों को वापस पाने के लिए कुछ घोड़ों और पशुधन का आदान प्रदान कर सकते थे। लेकिन उनका सामना उत्तर के राजकुमार से हो रहा था। जियाओ पेंगथियन समझ गया था कि इस युवक की आंखों में अपार महत्वाकांक्षा झलक रही है। हो सकता है कि वह इससे सहमत न हो, नहीं बल्कि वह तो बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। यदि उत्तरी राजकुमार बातचीत करने को तैयार होता तो वह शियाओ पेंगथियन को अगले स्काई वुल्फ किंग का पद नहीं देता। जब लू चेन ने देखा कि शियाओ पेंगथियन चुप हैं, तो उन्होंने आगे कहा, इन वार्ताओं के दौरान मैं जनरल शियाओ को अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वार्ताओं के बाद जनरल शियाओ तुरंत निर्णय लेंगे। जियाओ पेंगथियन ने भौहें चढ़ाईं। क्या उसे साथ ले चलें? इसके पीछे क्या इरादा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे स्काई वुल्फ किंग जनजाति को धमकाने के लिए सौदेबाजी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाना था? जैसे ही जियाओ पेंगथियन कुछ बोलने ही वाली थी, लू चेन मुड़कर चली गई। लू चेन का जेल जाने का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से शियाओ पेंगथियन को खबर देना था। उनका इरादा उनसे ज्यादा बात करने का नहीं था। स्काई वुल्फ किंग जनजाति का विलय होना तय था। अंततः स्काई वुल्फ किंग जनजाति के पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वे अन्य बर्बर जनजातियों के साथ शरण लें। अन्यथा बातचीत समाप्त होने के बाद जियाओ पेंगथियन के पास उनकी शर्तों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।